हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है आपका झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008। ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जेपीएससी के एग्जाम्स में 3 क्वेश्चंस के आसपास पूछ लिए जाते हैं जो आपके 6 मार्क्स के बराबर होंगे। इसी पॉलिसी को हम लोग हिंदी में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के नाम से पढ़ते हैं। ये वीडियो आपका कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जितने भी एसेंशियल फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करें। तो आने वाले जितने भी जेपीएससी के एग्जाम्स है जिसमें ये आपके सिलेबस में है, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि ये जो पॉलिसी है आपका झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो मेरा जवाब क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। अब मेन अगर हम इस पॉलिसी को देखें तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोग, इस पूरे पॉलिसी में आपका 9 चैप्टर्स है और जिसमें से पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में हम लोग देखते हैं प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल के तहत एक तरह से अगर हम समझें तो जब इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट की जा रही थी, बनाई जा रही थी, तो इस पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या है, झारखंड के संदर्भ में झारखंड की इतिहास क्या रही, और इसमें ठीक है झारखंड में रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का जो इशू है, ठीक है, अतिक्रमण और विस्थापन की जो इशू है, ये इशू आई कैसे और क्यों आई, और अगर ये इशू अगर आ रही है तो उसमें जो आम नागरिक या आम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, उन प्रभावित परिवारों को किस तरीके से फिर से उन्हें विस्थापित किया जाए, उनको पुनर्वास प्रोवाइड किया जाए। तो उन सारे उद्देश्यों के साथ इस पॉलिसी को लेकर के आया गया और वही चीज को आपका पूरा एक्सप्लेन किया गया है प्रियम्बल में, जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इस चैप्टर में झारखंड के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड जो है, अगर उसके इतिहास को देखें तो झारखंड शुरुआत से ही क्या है कि बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स यहाँ पे होते रहे और लोग जो है वो कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए तो अपनी जो कल्चर है, कस्टम्स है, जंगल है, जमीन है, उन चीजों को बचाने के लिए। इसी तरीके से अगर आजादी के बाद अगर हम देखें तो आजादी के बाद यहाँ के जितने भी ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स ने एक अलग लड़ाई लड़ी जिसमें झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठीक है संघर्ष किए और अल्टीमेटली ये आपका नवंबर 2000 में आकर के एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे लोगों का सोचना ये था कि झारखंड जो है वो आपका एक नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ एक राज्य है और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ठीक है हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये राज्य अलग होती है तो कहीं ना कहीं इस राज्य का विकास बहुत तीव्र होगा। लेकिन बात क्या होती है कि इसके साथ आपका एक जुड़ा हुआ समस्या भी है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, लोगों को मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप की जाती है, तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का विस्थापन भी होना शुरू हुआ, जिसके कारण लोग यहाँ पे अपना जमीन, जंगल, ठीक है, पानी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, अपना आइडेंटिटी, कल्चर, ये सारे उनके क्या होने लगे, क्षति होने लगे। और ये जो जनजाति है, फिर यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन में भी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी आपके क्या करते थे कि पीछे थे। तो चूंकि झारखंड अलग होने के बाद भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग जो है उनसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे और जिसके कारण से यहाँ के लोग जो है वो बाहर पलायन करने लगे और इसी के साथ क्या हुआ कि बाहर के लोग जो है वो झारखंड के अंदर आने लगे। और इसके कारण क्या है कि यहाँ पे आपका डेमोग्राफिक चेंज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो। जिस समय पे अगर हम देखें तो 1900 ठीक है 31 के आसपास जहां पे पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं झारखंड में, तो उसमें आपका ट्राइबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। लेकिन अगर वही चीज 2001 के आसपास अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो आपका 26% तक आ जाता है, ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन जो है ठीक है लोकसभा में, राज्यसभा में, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पार्लियामेंट्री बॉडीज में, वो स्टेट या फिर सेंट्रल, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो भी घटता जा रहा था। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स में उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, जिस पॉलिसी के तहत ये ध्यान रखा गया कि जब भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और जिसके कारण अगर परिवारों का विस्थापन होता है, तो उन्हें किस तरीके से हम अच्छे से दोबारा किसी दूसरे जगह पे उन्हें पुनर्वास दें, उनका विस्थापन किस तरीके से करें और अच्छे से अच्छे उन्हें किस तरीके से उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करें। और इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ क्या है कि इस पूरे नीति को फॉर्मुलेट की गई और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रियम्बल में मिलेगा, चैप्टर 1 में मिलेगा, जो अगर देखा जाए तो एग्जाम के पर्पज से आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इस एक्ट को समझने के लिए देखें तो इस एक्ट को समझने के लिए ये जरूरी है।
ठीक है। तो इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए क्या की गई, तो ये जो पॉलिसी है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, इसे फॉर्मुलेट की गई। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, और वो पूरा का पूरा उद्देश्य जो है वो आपका किसमें डिफाइन की गई है, चैप्टर 2 में। और यहीं से हमारे एग्जाम पर्पस से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे आपका चैप्टर 2 अब क्या डिफाइन कर, चैप्टर 2 में क्या है, तो चैप्टर 2 में है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें, उद्देश्यों को देखें, तो ये आपका किसमें दिया हुआ है, चैप्टर 2 में। तो इस पॉलिसी में कितने उद्देश्य मेनली दिए हुए हैं, तो 6 उद्देश्य दिए हुए हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट की जा सकती है, इस चैप्टर 2 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो बनेगा वो आपका एक है कि चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन की गई है झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी की, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी वो किस चैप्टर में दी हुई है, तो ये आपका है चैप्टर 2 में। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। क्वेश्चंस अब थोड़ा और इससे फॉर्मुलेट अगर की जाए तो क्वेश्चंस ऐसे बनाया जा सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस है जो, ठीक है, इस पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, या फिर 2-3 दे करके ये भी बोली जा सकती है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो झारखंड रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी जो है उसका एक उद्देश्य है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, तो पहला कि जब भी इस पॉलिसी को लेकर के आई जाएगी, या फिर जब भी किसी फैक्ट्री को या फिर किसी एक इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा, तो हमेशा कोशिश की जाएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो, जो, ठीक है, आपका अतिक्रमण हो रहा हो, लोगों का पलायन हो रहा हो, वो आपका कम से कम हो। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है, टू मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक ठीक है, पहला क्या है कि जितना जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को मतलब कोई भी ऐसा तरीका लगाना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा कोशिश करनी है कि अगर पॉसिबल हो तो किसी ऐसे जगह को चिन्हित किया जाए फैक्ट्री को लगाने के लिए जो आपका नॉन डिस्प्लेसिंग हो या फिर लीस्ट डिस्प्लेसिंग हो, जिसमें कम से कम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि अगर मान लेते हैं उसके बावजूद अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हमें ये चीज एंश्योर करनी पड़ेगी कि जो आपका रिहैबिलिटेशन पैकेज है, ठीक है, वो एडिक्वेट होना चाहिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए देखना पड़ेगा, और उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने लायक जो भी एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन पैकेज होगी वो प्रोवाइड करनी है। साथ में जो रिहैबिलिटेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा कि उन्हें दोबारा वहां से किसी जगह पे पुनर्स्थापित करना, तो ये एक एक्सपीडिशियस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू करके वो बीच में अटक जाए या फिर उस तरह का। तो जो भी आपके प्रभावित परिवार होंगे उनका पुनर्स्थापन जो होगा वो आपका एक्सपीडिशियस तरीके से होनी चाहिए, और साथ में आपका उन सारे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये आपका कौन सा है, दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य ये दिया हुआ है कि अगर उस जगह पे मान लेते हैं कि कोई वीकर सेक्शंस रह रहा हो, जिसमें कौन, तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारे लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा और उनके बारे में स्पेशल केयर करना है। ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य अगर हम देखते हैं, तो जो भी परिवार जो है, जो भी अफेक्टेड फैमिली है, प्रभावित परिवार है, तो हमें कोशिश करनी है कि उनका जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जीवन जीने के लिए, वो उनका सुरक्षित रहे और उन्हें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये चौथा उद्देश्य है। उसके बाद पांचवा कि कोई भी अगर एक डेवलपमेंट प्लान हम किसी भी क्षेत्र में अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो आपका डेवलपमेंट प्लान है ये आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, किसके साथ, रिहैबिलिटेशन के साथ। मतलब अगर कोई फैक्ट्री हम किसी जगह पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसके कारण जो विस्थापन हो रहा है, और उस विस्थापन के परिणाम स्वरूप परिवारों को जो दूसरे जगह पे बसाना है, रिहैबिलिटेट करना है, ये इस प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है इस पॉलिसी में, कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा हो लैंड एक्विजिशन के कारण, तो हमें ये सुनिश्चित करनी होगी कि ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो। कि मतलब क्या है कि सबके सहमति से हो, किसके किसके, तो जो रिक्वायरिंग बॉडी है, हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे कि रिक्वायरिंग बॉडी है कौन, तो जो भी रिक्वायरिंग बॉडी है, मतलब हम बोलेंगे कि जो भी कंपनी है, जिस कंपनी को भूमि चाहिए, तो जो भी रिक्वायरिंग बॉडी है, और इसके कारण जो भी मीन्स प्रभावित परिवार है, अफेक्टेड फैमिली है, ठीक है, इन सारे का एक म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने में। और ये सारे जो है, ये सारे आपका चैप्टर 2 के तहत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उद्देश्य दिए हुए हैं, कि जब भी हम लोग किसी, ठीक है, फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के कारण अगर वहां पे विस्थापन हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और उसके पुनर्वास के लिए, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे कि वो सही तरीके से हो। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर 3।
तो इस पॉलिसी में जो अलग-अलग टर्म्स हैं, उनका डेफिनेशन सारा किस में दिया हुआ है? चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 के अंतर्गत क्या आती है? तो चैप्टर 3 में इस पॉलिसी में चैप्टर 3 में क्या है? डेफिनेशंस। ठीक है, परिभाषाएं। तो जिसमें पहला अगर हम देखें तो आपका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। और ये वर्ड बहुत बार आएगा इस पूरे पॉलिसी में। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कि ये जो पॉलिसी है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? तो वो आपका कौन होगा? कोई भी एक ऑफिसर जो आपका डिप्टी कमिश्नर के रैंक से नीचे का ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। प्रभावित परिवार किसे कहेंगे? ठीक है, अफेक्टेड फैमिली। तो इस पॉलिसी के तहत जो प्रभावित परिवार है, वो लोग होंगे जिनका रहने का जो घर है, मींस द प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, या फिर अन्य जो उनकी संपत्ति है, वो इस पॉलिसी मतलब ठीक है फैक्ट्री के इस्टेब्लिश करने के कारण एडवर्सली इफेक्ट हो रहा हो, प्रभावित हो रहा हो, तो उस तरह के परिवार को हम क्या बोलेंगे? प्रभावित परिवार। तो प्रभावित परिवार के अंतर्गत दो तरह ठीक है आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक है कि वो परिवार जिनका डायरेक्टली उनका रहने का जो घर है या प्रॉपर्टी है, वो आपका क्या हो रहा है? एक्विजिशन हो रहा है, उसका अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होंगे वो कौन है? प्रभावित परिवार के डेफिनेशन में आएंगे। दूसरा, अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके पास कोई भूमि नहीं है, ठीक है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, जो एक लैंडलेस पर्सन है, लेकिन वो उस गांव में 15 साल, अगर वो एक नॉन शेड्यूल्ड एरिया है तो 15 साल, और अगर एक शेड्यूल्ड एरिया है तो 30 सालों से वो उस जगह पे रह रहा हो, और वो क्या हो? उसके पास कोई भूमि नहीं हो, लेकिन वो रहने के क्रम में ठीक है अपना जीवन यापन के लिए क्या, तो या तो वो एग्रीकल्चर खेती कर रहा हो किसी दूसरे के भूमि पे, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल कृषि श्रमिक के रूप में काम कर रहा हो। तो अगर इस तरह के भी कोई एक इंसान है जो उस गांव में रह रहा हो या फिर उस जगह पे रह रहा हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका अफेक्टेड फैमिली कहलाएगा। तो अफेक्टेड फैमिली क्या कौन हुए? और ये डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है कि प्रभावित परिवार के अंतर्गत दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका एक जिसका डायरेक्टली जमीन जा रहा हो या फिर जिसका घर जा रहा हो, तो वो आपका प्रभावित परिवार है। और अगर कोई एक ऐसा जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन वो नॉन शेड्यूल्ड गांव में 15 साल से और शेड्यूल्ड गांव में 30 साल से अगर कंटिन्यूअसली रह रहा हो, ठीक है, और उसका जीवन जीने के लिए जितनी भी जीविकाएं हैं वो उसी गांव से वो कमा रहा हो, चाहे वो एक कृषि श्रमिक हो या फिर अन्य कृषि श्रमिक हो, नॉन एग्रीकल्चरल लेबर हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रभावित परिवार के डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपका और बन जाता है जो हम लोग आगे भी देखेंगे या रिपीट होगा, कि अगर कोई एक नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, तो उस नॉन शेड्यूल्ड एरिया में कोई भी एक परिवार कितने सालों तक लगातार रह रहा हो कि जिसे हम वहां पे उसे उस गांव का ठीक है एक परिवार या फिर सेटल्ड इनहेबिटेंट मानेंगे, तो वो आपका नॉन शेड्यूल्ड एरिया में कितना है? 15 साल। और शेड्यूल्ड एरिया में कितना है? 30 साल। ये दोनों एक अलग अलग सवाल बन सकते हैं। और इस चीज को जस्टिफाई कौन करेगा? इसे सर्टिफाई कौन करेगा? तो इसे सर्टिफाई करती है ग्राम सभा, कि सही में ये जो परिवार है, ये परिवार आपका इस गांव में कितने सालों से रह रहा है, वो ग्राम सभा करेगी। अब आता है अफेक्टेड एरिया। तो अफेक्टेड एरिया ठीक है, इसे निर्धारित कौन करती है? इसे घोषित कौन करेगी? तो इसे घोषित करती है राज्य सरकार। तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे आपका चैप्टर 6 में। फिर आपका है एग्रीकल्चरल लेबर। हम लोग पीछे देखे थे आपका प्रभावित परिवार में कि अगर कोई एक लैंडलेस पर्सन हो और वो क्या है? तो कृषि श्रमिक हो या अन्य कृषि श्रमिक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावित परिवार में बोलते हैं। तो ये कृषि श्रमिक कौन है? तो कोई भी ऐसा इंसान जो उस गांव में अभी रह रहा है, ठीक है, जिस गांव को क्या है? अफेक्टेड एरिया के रूप में घोषित कर दिया गया हो, और उस गांव में अगर वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है तो उसमें 15 साल से, और अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो उसमें 30 साल से अगर लगातार रह रहा है, और उस गांव में उसके पास कोई जमीन नहीं है, ठीक है, उस अफेक्टेड एरिया में उसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन जो अपना पूरा जो लाइवलीहुड है जीने के लिए, ठीक है, जो कमाई है, वो पूरा वो उसी गांव पे मैनुअल लेबर के रूप में, जो एग्रीकल्चरल भूमि है, खेत खलियान है, वहां पे काम करके वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे हम एग्रीकल्चरल लेबर बोलेंगे। ठीक है, और यही चीज आपका बाद में एक डेफिनेशन आएगा नॉन एग्रीकल्चरल लेबर एन में। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर लेबर। तो ये पूरा डेफिनेशन आपका सेम है। सिंपली क्या है कि यहाँ पे पीछे जो एग्रीकल्चरल लेबर जो आपका खेत खलियान में काम कर रहे हैं, यहाँ पे उसके अलावा अन्य जो चीज है, ठीक है, जैसे आपका मैनुअल लेबर कर रहे हैं, जैसे रूरल आर्टिसियंस हो गए, या फिर मान लेते हैं कोई बढ़ई है, या फिर मान लेते हैं कि कोई कारपेंटर हो, या फिर पॉटरी, ठीक है, मान लेते हैं घड़ा या फिर वो सब बनाने वाले हो, या फिर कोई मिस्त्री हो, कूली हो, तो ये सारे लोग आपके किस में आ जाएंगे? नॉन एग्रीकल्चरल लेबर में आ जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं दोनों डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। अब सवाल आता है कि एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा है, किस भूमि को हम बोलेंगे कि ये जो भूमि है ये आपका एग्रीकल्चर खेती भूमि है, ठीक है, कृषि भूमि है। तो इस डेफिनेशन के अंदर कोई भी भूमि जो आपका कृषि कार्य के लिए यूज किया जा रहा हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर उसे हम बागवानी के लिए यूज कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि। या फिर अगर उस भूमि में हम डेयरी का दुग्ध उत्पादन कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, मछली पालन कर रहे हो, पिसिकल्चर, या फिर पशुपालन कर रहे हो, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, या फिर उससे हम एक नर्सरी के रूप में यूज कर रहे हैं जहां पे हम कोई भी मेडिसिनल, ठीक है, पौधे हर्ब्स उसे ग्रो कर रहे हो, तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आएगा। या फिर अगर उसमें हम कोई क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, या फिर उसमें घास या फिर गार्डन प्रोड्यूस ग्रो किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, तो भी ये क्या आएगा, ठीक है, कृषि भूमि में। इसके अलावा अगर उस भूमि को कोई एक एग्रीकल्चरलिस्ट, कोई एक किसान अपने, ठीक है, जो भी मवेशी है उनको चराने के लिए भी अगर यूज कर रहा हो, तो भी वो जो भूमि है वो आपका कृषि भूमि के डेफिनेशन में ही आएगी। लेकिन ये आपका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक किसान है जो अपने भूमि से सिर्फ पौधे को, मतलब पेड़ों को काटने के लिए यूज कर रहा हो, जहां से लकड़ी निकालने के लिए यूज कर रहा हो, तो उस तरह की भूमि को हम कृषि भूमि के डेफिनेशन में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जा सकता है कि कृषि भूमि के अंतर्गत क्या क्या आ सकती है, दिए गए ऑप्शंस में से कृषि भूमि के अंतर्गत क्या क्या आ सकती है, या कौन कौन सा है जो कृषि भूमि के डेफिनेशन में, ठीक है, आएगी। नेक्स्ट आपका है कमिश्नर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एक आपके रहते हैं कमिश्नर। तो ये जो आपका पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कमिश्नर किसे कहेंगे, तो कोई भी एक ऑफिसर जिसे राज्य सरकार, ठीक है, नियुक्त करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कमिश्नर बोलेंगे, जिनका रैंक जो है वो आपका क्या है, कमिश्नर से नीचे का नहीं होना चाहिए। फिर आपका ये आप याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट, कि दिए गए ऑप्शंस में से डिस्प्लेसमेंट को कौन डिफाइन कर रहा है, या फिर कौन सा वाक्य डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सही है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ अ फैमिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन अफेक्टेड एरिया इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका पूरा गलत होगा। तो मैंने कहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शिफ्टिंग नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि लॉस ऑफ होमस्टेड, मीन्स घर की अगर लॉस हो रही हो, या फिर जिस प्लेस में वो रह रहे हो, जिस जगह में वो रह रहे हो, उस जगह का लॉस हो रहा हो, अतिक्रमण हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लॉस ऑफ होमस्टेड लैंड या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसे भी क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इस डेफिनेशन के अंदर परिवार किसे कहेंगे, और ये परिवार का डेफिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके रीसेटलमेंट के बाद, ठीक है, पुनर्वास के बाद जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट जैसे जॉब अगर देना है, या फिर परिवार के लिए भूमि देना है घर बनाने के लिए, तो वो हर एक परिवार को दी जाती है। तो अब परिवार को दी जाती है, तो ये परिवार है कौन, तो परिवार के डेफिनेशन में सबसे सिंपल अगर देखें तो एक पर्सन, ठीक है, उसका स्पाउस मतलब मेल फीमेल दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बच्चे, अनमैरिड बच्चे। अगर अनमैरिड बच्चे का मतलब क्या है, अनमैरिड बेटे और बेटे दोनों, कि जिनकी शादी नहीं हुई हो। अगर कोई अनमैरिड भाई है, या फिर अनमैरिड, ठीक है, बहन है, तो ये भी आपका क्या है, फैमिली के डेफिनेशन में ही आएंगे। तो फैमिली में कौन इंक्लूड हुए, हस्बैंड और वाइफ, उनके बच्चे। अगर भाई बहन है जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी आपका क्या होगा, पूरा परिवार के डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली क्या है, तो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माता पिता और उसके माइनर बच्चे, ठीक है, वो आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली। और इन सारे को हमको क्या करना है, कि इसे हम लोग क्या करेंगे, एक फैमिली के रूप में ये ट्रीट होगा। लेकिन इसके अलावा इस एक्ट के लिए हम ध्यान रखेंगे कि ये जो लोग हैं, जब भी हम पुनर्वास, ठीक है, ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट की जाएगी किसी भी एक क्षेत्र में, और जब सर्वे की जाएगी, तो उस सर्वे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो लोग हैं, ये एक अलग फैमिली के रूप में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से कौन है, तो अगर कोई अनमैरिड मैन या फिर अनमैरिड वुमेन है जो आपका 30 साल से ऊपर है, जैसे ऊपर हम लोग देखें अनमैरिड, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, और ये अनमैरिड ब्रदर या सिस्टर अगर 30 साल से ऊपर के हो, तो हम इसे एक सेपरेट फैमिली के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते क्या है, करना पड़ेगा, जिनमें जितनी भी आपकी बेनिफिट्स है वो इन्हें सेपरेटली मिलेगी। दूसरा, अगर उस पूरे सर्वे में हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे कि वहां पे कितने लोग हैं जो आपके फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, तो अगर कोई भी एक पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी, मतलब किसी भी तरीके से, अगर वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज पर्सन हो, तो इसे एक अलग परिवार के रूप में कंसीडर करते हुए जो भी बेनिफिट्स होगी,
एक परिवार को दी जाने वाली जो भी बेनिफिट्स होगी वो इन्हें सेपरेटली दी जाएगी। नॉर्मल सा चीज है, सोच के देखिए कि कोई भी एक भाई बहन अगर है वो तो अपने फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज्ड भाई बहन को कब तक रखेंगे? फिर किसी दिन तो यही होगा, तो कम से कम उनके पास सारा अलग से, ठीक है, सारे फैसिलिटीज रहे, जगह रहे, हर चीज उनके पास अलग से, ठीक है, रहना चाहिए। तो ये आपके कौन है, तो एक सेपरेट फैमिली की तरह ट्रीट की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई एक ऑर्फन है, अनाथ है और जो एक माइनर है, तो उसे भी एक अलग परिवार की तरह ट्रीट किया जाएगा, कि जिसके माता पिता नहीं है और जो क्या है एक माइनर है, तो वो भी क्या होगा, एक सेपरेट फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा। या फिर कोई एक विधवा है, कोई एक विडो है, तो इसे भी एक सेपरेट फैमिली की तरह ट्रीट की जाएगी और सारा बेनिफिट्स जो मिलेगा, एक सेपरेट फैमिली को दी जाने वाली बेनिफिट्स, वो इन्हें भी मिलेगी। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका आता है ग्राम सभा। तो ये डेफिनेशंस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग क्या होता है, तो कोई भी एक लैंड जो कोई एक पर्सन जो है वो उसे ऑक्युपाई करके रखा हो, या फिर उसे टिनेंट मतलब उस पे खेती कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पीस ऑफ लैंड को क्या बोला जाएगा, होल्डिंग, ठीक है। रैयत किसे बोलेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो रैयत वो पर्सन है जिसका नाम किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, वो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, रैयत है। इस पॉलिसी के हिसाब से क्या कहलाएगा, रैयत। नॉन एग्रीकल्चरल लेबर, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर आपका क्या है, ठीक है, ऑक्युपायर। तो ऑक्युपायर का मतलब जैसे वो परिवार या फिर वो लोग जो आपके किसी जंगल भूमि में रह रहे थे और उस जंगल भूमि से ही उत्पन्न होने वाले जो कंद मूल है उसी पे निर्भर करते थे, जो मेनली आपके कौन होंगे, ट्राइबल्स होंगे। तो इस ऑक्युपायर के डेफिनेशन के अंदर ये बोला गया है कि वो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो आपके फॉरेस्ट में ही रह रहे थे, ठीक है, और वो उस जगह आपका 13, ठीक है, दिसंबर 2005 से पहले से रह रहे हो, ठीक है, उससे पहले से अगर रह रहे हो, तो उसे इस डेफिनेशन के अंदर एक ऑक्युपायर के रूप में ट्रीट की जाएगी, ठीक है। फिर आपका एक आता है रिक्वायरिंग बॉडी। तो रिक्वायरिंग बॉडी कौन है, तो ये वो संस्था है, वो बॉडी है जिसे भूमि अधिग्रहण करना हो या फिर जिसके लिए भूमि जो है उसे अधिग्रहित की जा रही हो। ये कौन हो सकता है, तो ये रिक्वायरिंग बॉडी एक कंपनी हो सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए फॉर हुम जो भूमि है लैंड इज टू बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जिसके लिए राज्य सरकार जो है वो भूमि का अधिग्रहण कर ली मतलब कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग बॉडी। ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, डेफिनेशन हम लोग का खत्म हो गया चैप्टर 3, हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 जो है वो आपका किसके बारे में बात करती है, तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब हम अब इस चैप्टर से हम लोग कि आखिर ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी, ठीक है, उसमें अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो अब जब भी कोई इस पॉलिसी को लाई जाएगी, और अगर मान लेते हैं कि इस पॉलिसी को लाने के बाद अगर कोई एक इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत, कि राज्य सरकार अगर किसी भूमि का अधिग्रहण कर रही है और अगर वो इस चीज को लेकर के कंफर्म हो जा रही है कि वहां पे आपका कुछ इनवॉलेंटरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 100 या 100 से अधिक परिवारों का, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी एक फैक्ट्री को लाया जा रहा है और उस फैक्ट्री को लाने के लिए, ठीक है, जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है उस भूमि अधिग्रहण के कारण 100 या 100 से अधिक परिवारों का अगर विस्थापन हो रहा हो, न चाहते हुए भी इनवॉलेंटरी डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा हो, तो इस चैप्टर के तहत प्रावधान किया गया है कि उस केस में हम सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे। जेपीएससी एक बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि एसआईए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या फिर एसआईए का मतलब क्या है इस पॉलिसी के तहत, तो वो आपका क्या है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। और एक आपका इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा ईआईए। तो ईआईए क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब जब भी हम विस्थापन कर रहे हैं तो विस्थापन में सिर्फ परिवारों का विस्थापन नहीं होता है, ठीक है, सोसाइटी का विस्थापन नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे, ठीक है, वहां के एनवायरमेंट वो भी डिस्ट्रॉय होती है। तो दोनों असेसमेंट करना पड़ता है और इन दोनों के बारे में प्रावधान की गई है किसमें, चैप्टर 4। तो अगर सवाल पूछा जाए कि एसआईए या ईआईए का जो प्रोविजन है वो किसमें दी गई है, तो चैप्टर 4 में। तो अब यहां पे पहला चीज आ जाता है जो क्वेश्चंस के लिए आप याद रखिएगा कि एसआईए ये जरूरी कब है, कितने परिवारों का विस्थापन होगा तब एसआईए करना है। तो अगर 100 या 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन हो रहा हो तो फिर एसआईए क्या है, कंपलसरी हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की है, ठीक है, जिसे कौन नियुक्त करती है, राज्य सरकार। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेटर की है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है यही एंश्योर करेगा, ठीक है, कि एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है
वो इस क्षेत्र में कैरी आउट किया जाए, जिससे ये अनुमान लगाया जाए कि जो आपका विस्थापन हो रहा है, लोगों का जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितने परिवारों का विस्थापन हो रहा है, तो ये सारा एनालिसिस की जाएगी। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है और अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आपका क्या है कि ये जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है, इसकी रिपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को कितने दिनों के अंदर बना के देनी है। तो ये चीज दिया गया है कि ये जो एसआईए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि एसआईए रिपोर्ट जो है, ठीक है, किसी भी अगर एक एरिया को चिन्हित की जा रही है, तो उसके बाद जो एसआईए रिपोर्ट है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, इसे बनाएगा कौन? तो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। और कितने दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करनी है? तो 30 दिन के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज ध्यान रखी जाएगी इस सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर? तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि ये सोसाइटी को किस किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। तो इसमें परिवारों का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में जो भी रोड्स प्रभावित हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा हो, ड्रेनेज, सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेस, कैटल के लिए जो पानी पीने के जो भी सोर्सेस है, तालाब, ठीक है, कम्युनिटी पॉन्ड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, तो ये सारे चीज, पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये सारे चीज आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इन सारे चीज को ध्यान रखा जाएगा, जिसका ध्यान रखने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटर का। कि जब भी वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट इसका स्टडी कैरी आउट करेगा, तो वो इन सारे चीजों को ध्यान में रखेगा और उसी के हिसाब में अपना रिपोर्ट बनाएगा। और रिपोर्ट कितने दिन के अंदर बनाना है? 30 दिन के अंदर। अब अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी जगह में वहां पे अगर विस्थापन हो रहा हो और उस जगह में एनवायरमेंट जो है वो भी इंपैक्ट हो रहा हो, तो अगर एनवायरमेंट भी इंपैक्ट हो रहा हो, तो उस जगह में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है ये भी कैरी आउट करना होगा। वेयर इट इज रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस टू अंडरटेक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। की मान लेते हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर हो, तो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स है, जिनका काम होता है कि अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा हो, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मान लेते हैं इस तरह की कोई चीज अगर हो रही हो, तो उसके कारण क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसकी रिपोर्ट भी बनानी होगी। और इसके तहत दी हुई है सेक्शन 4 के तहत कि कभी भी अगर ये सिचुएशन आता है कि जब भी ईआईए को कैरी करना है, तो ईआईए के साथ एसआईए अपने आप अटैच हो जाएगी। और जब भी ईआईए कैरी आउट होगा, तो एसआईए जो है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसे भी साथ में कैरी आउट करना है। मतलब यहां से हम समझ सकते हैं कि ये अगर किसी जगह पे हम एसआईए कैरी आउट कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यहां पे ईआईए भी हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी हो। लेकिन अगर इस विस्थापन के कारण ईआईए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट अगर बना रहे हैं, तो इसके साथ एसआईए करना जरूरी है। ये अपने आप अटैच्ड रहता है। ठीक है। अब बात आता है कि ये किया कैसे जाएगा। तो जब भी इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो कोई एक दिन डिसाइड करेंगे पब्लिक हियरिंग के लिए। पब्लिक हियरिंग में क्या होगा, तो ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, प्रभावित परिवार जितने हैं, तो सब लोगों की उपस्थिति रहेगी। और उस पब्लिक हियरिंग में सारा जो फैक्टर्स है, हर एक सिचुएशंस जो है, उन सारे, ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कि जो भी आपका प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया है, जिसमें आपका ईएआई किया जा रहा है, तो इसमें एसआईए के जितने भी इश्यूज होंगे, उन सारे इश्यूज को भी पब्लिक हियरिंग में, पब्लिक गैदरिंग में सारा सुना जाएगा और उसी के हिसाब से सारा रिपोर्ट बनाई जाएगी। बनाएगा कौन? तो ये पब्लिक हियरिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बोल रहा हूं कि जो पब्लिक हियरिंग है, पब्लिक हियरिंग को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ऑप्शंस आपका हो सकता है डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर। तो आपका कौन है? ठीक है, आपका ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत जिसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा रहा है, उसे करेंगे। अब ये सारा जो पब्लिक हियरिंग होगा, ये पब्लिक हियरिंग आपका कितने दिन में कंप्लीट करनी है? तो द पब्लिक हियरिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये जो पब्लिक हियरिंग है, ये पब्लिक हियरिंग कितने दिन में खत्म करनी है? 30 दिन में। ठीक है। अगर कोई एक एरिया है, ठीक है, जो आपका, जहां पे, ये हम लोग आगे देखेंगे, एक आपका पॉइंट आएगा कि जहां पे आपका 100 या 100 से कम परिवार अगर प्रभावित हो रहे हो, ठीक है, हम लोग उसे आगे देखते हैं। अभी हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। तो अब ये जो आपका एसआईए है या फिर आपका ईआईए है, जो ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि दी एसआईए रिपोर्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपका ऑप्शंस में दिया जा सकता है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट
और अ एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका जवाब जो होगा वो आपका होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप। कि ये जो भी आपका एसआईए रिपोर्ट है, इस एसआईए रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करेगा? ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप इसे फॉर्म की जाती है, जो आपका पूरे रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, सही है, गलत है, कहीं कुछ चेंजेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, सही प्रोसेस फॉलो की गई है, नहीं। तो ये आपका कौन एग्जामिन करेगा? एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप। इस एक्सपर्ट ग्रुप में होंगे कौन कौन? ठीक है, तो दो आपके नॉन ऑफिशियल सोशल साइंस एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको सोशल साइंस के क्षेत्र में या फिर रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में एक एक्सपर्टीज हो, तो उन्हें उस तरह के दो लोगों को नियुक्त की जाएगी। साथ में जो डिपार्टमेंट आपका इन्वॉल्व है उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उसके सेक्रेटरी होंगे। साथ में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इसके ठीक है जो बोर्ड बनी हुई है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। साथ में जो रिक्वायरिंग बॉडी है कंपनी का, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इस पूरे एक्सपर्ट ग्रुप को ठीक है कंस्टिट्यूट कौन करता है? तो इट दिस एक्सपर्ट ग्रुप इज कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस पूरे ग्रुप का कंस्टिट्यूशन इसे फॉर्म कौन करती है? तो राज्य सरकार। होते कौन कौन है? तो ये आप एक बार फिर दोबारा पढ़िए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एक आपका मीन्स ये जितना भी है, जैसे यहां पे आपका क्या हुआ, एसआईए हम लोग कैरी कर रहे हैं, अगर किसी जगह पे ईआई है तो ईआईए के साथ एसआईए अपने आप ऑलरेडी आपका क्या होगा? अटैच्ड होगा। और अटैच्ड रहने के कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा अब जितने भी रिपोर्ट हम बनाएंगे एसआईए और ईआई का पब्लिक हियरिंग और सारा कुछ फॉलो करते हुए कितने दिन के अंदर बनाएंगे? 30 दिन के अंदर। अगर मान लेते हैं कि वहां पे ये सारा कैरी आउट किया जा रहा है तो उसे एग्जामिन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंस्टिट्यूट की जा रही है, एक एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट की जा रही है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें कुछ मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा रिपोर्ट है आपका ईआईए और एसआईए की जो पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हमको अवेलेबल करवाना होगा किसे? ठीक है, जो भी एजेंसी आपकी प्रिस्क्राइब्ड है इस चीज के लिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए, उसे हमें देनी है, मिनिस्ट्री को देनी है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को, और इसकी कॉपी और भी जहां जहां जरूरत है उसे हम लोग वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, ताकि सारा ठीक है निरीक्षण की जा सके, एग्जामिन किया जा सके। अब बात आता है कि ये जो एसआईए क्लियरेंस है, ठीक है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जो क्लियरेंस है, इसे कौन देता है? तो करता कौन है? तो करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। और सारा रिपोर्ट बना करके इसे भेज दिया जाएगा किनके पास? कमिश्नर के पास। ठीक है, सारा किसके पास भेज दी जाएगी? कमिश्नर के पास। और कमिश्नर अल्टीमेटली आपका अकॉर्ड करेगी, ठीक है क्या? तो एसआईए क्लियरेंस। सो द एसआईए क्लियरेंस शैल बी अकॉर्डेड बाय द कमिश्नर। ठीक है, कितने दिन के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक हियरिंग। कि जिस दिन पब्लिक हियरिंग हो रही है और पब्लिक हियरिंग के 30 दिन के अंदर आपका जो आपके कमिश्नर होंगे, ठीक है, वो आपका एसआईए क्लियरेंस जो है उस क्षेत्र के लिए दे देंगे। तो एसआईए क्लियरेंस आपका देता कौन है? कमिश्नर देंगे। कितने दिन के अंदर देंगे? तो पब्लिक हियरिंग के 30 दिन के अंदर। ठीक है, और कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपका 100 या 100 से अधिक परिवार अगर इन्वॉल्व है और उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका बहुत कंपलसरी है, एसआईए क्लियरेंस आपका लेना ही लेना है। बिना एसआईए क्लियरेंस के हम आगे प्रोसेस कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में हमें इतना चीज ध्यान रखना है कि ये काम करता कौन है, ठीक है, कितने दिन के अंदर करते हैं। तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं ठीक है अंडरलाइन कर रहा था, वो आप ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 में। तो जितने भी हम लोग ऑफिशियल्स देख रहे थे कि इस पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट आपके कौन है, ठीक है, ऑफिशियल्स हैं, तो उन ऑफिशियल्स के बारे में आपका दिया हुआ है किसमें? चैप्टर 5 में। तो उन ऑफिशियल्स के बारे में भी दी गई है, उन ऑफिशियल्स का जो आपका पावर होगा, फंक्शन होगा, उसके बारे में भी आपका सारा कहां मेंशन किया गया है? तो ये सारा मेंशन किया गया है आपका चैप्टर 5 में। ठीक है, ये सारा आपका कहां मेंशन है? चैप्टर 5 में। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर आपका नॉर्मली किसके बारे में बात करती है? तो अपॉइंटमेंट। किनका अपॉइंटमेंट? जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस एक्ट के तहत, साथ में जो कमिश्नर जिन्हें नियुक्त की जा रही है, ठीक है, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी इनके बारे में कहा दी गई है? चैप्टर 5 में। साथ में इनका जो पावर होगा, फंक्शन होगा, वो भी इसी चैप्टर में है। तो यहां पे जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि कभी भी अगर कोई एक इंडस्ट्री सेट करनी पड़ रही है, कोई एक इंडस्ट्री अगर सेट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री को जब सेट कर रहे हैं और उसमें राज्य सरकार अगर इस ठीक है डिसीजन पे आ जाता है कि जिस जगह पे हम फैक्ट्री बना रहे हैं उस जगह पे, ठीक है, राज्य सरकार अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि वहां पे 100 या 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन होना है या फिर
प्रभावित होना है तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई एक केस है जिसमें 100 या 100 से अधिक परिवार जो है वो अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कब करेगी? तो अगर किसी जगह पे विस्थापन के कारण 100 या 100 से अधिक परिवारों का, ठीक है, परिवारों पे प्रभाव पड़ रहा हो, उनका विस्थापन हो रहा हो, तब एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है, साथ में इस प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि सेल अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और एक आपका ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर आपका डीसी डिप्टी कमिश्नर के रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपके डीसी डिप्टी कमिश्नर के नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए। ये आपको नॉर्मल सा चीज है, ये आपको याद रखना है। अब सवाल आता है कि ये तो हम लोग देखिए 100 या 100 से अधिक परिवार अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो अगर नहीं हो रहे हैं कि इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इनवॉलेंटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस देन 100 फैमिलीज, अगर 100 या 100 से कम परिवारों का अगर प्रभाव पड़ रहा हो या प्रभावित हो रहे हो, तो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, तो वही डेप्यूटी कमिश्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि यहां के कारण जो भी आपका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, ठीक है, वर्क करना है, काम करना है, वो किसके अंतर्गत रहेगा? तो उसी डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर के अंदर। और अगर 100 या 100 से अधिक परिवार अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या होगा कि स्पेशल से एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाएगा इसी पर्पस के लिए। मेनली कौन से पर्पस? तो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटर को हम नियुक्त करेंगे जो इसी सारे काम को देखेंगे कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? एडमिनिस्ट्रेटर की होगी सारा काम करने का। यहां तक क्लियर है? और 100 से कम परिवार अगर प्रभावित हो रहे हैं तो डिप्टी कमिश्नर इन्हीं के पास ये जिम्मेदारी रहेगी। अब बात आता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्हें नियुक्त की जा रही है, इसके अंदर आपके ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें भी अपॉइंट की जा सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कमिश्नर के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा ग्राउंड वर्क का, कि ग्राउंड वर्क में जितना भी जैसे पब्लिक हियरिंग करवाना है, सर्वे करवाना है, सारा रिकॉर्ड्स बनाना है, तो ग्राउंड वर्क का काम सारा कौन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और उसकी सुपरिटेंडेंस करने का काम किनका होगा? तो ये आपका होगा कमिश्नर का। कि एडमिनिस्ट्रेटर को सुपरवाइज करने का काम सारा किनका होगा? कमिश्नर का। और एक तरह से हम बोल सकते हैं तो ये जो कमिश्नर है ये रिप्रेजेंटेटिव है आपका किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। और इस कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगी? तो राज्य सरकार करेगी। तो कभी भी अगर 100 या 100 से अधिक परिवार अगर प्रभावित हो रहे हैं किसी भी, ठीक है, प्रोजेक्ट के कारण, तो उस केस में एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, साथ में एक कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर का काम पूरा ग्राउंड वर्क है, जो हम लोग देखेंगे क्या क्या काम है। और इसके अलावा कमिश्नर का काम जो है वो मेनली क्या है? सुपरिटेंडेंस का, डायरेक्शन का और कंट्रोल का, कि सारा काम जो है वो सही से वो सुपरवाइज करेंगे, कि देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं, कुछ अगर आदेश देना हो, डायरेक्शन देना हो तो वो कर सकते हैं, और साथ में कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके फंक्शंस और ड्यूटीज, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, ठीक है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है। तो एक ध्यान रखना है आपका कि कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है वो ऐसे जगह पे लाया जाए जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका कम से कम हो। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे जगहों को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना, जो या तो नॉन डिस्प्लेसिंग हो, जहां पे लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा हो, जहां पे लोग नहीं रह रहे हो, या फिर कोई लीस्ट डिस्प्लेसिंग अल्टरनेटिव जहां पे कम से कम विस्थापन की समस्या है, तो उस तरह की जगह को चिन्हित करना। दूसरा, कि अगर मान लेते हैं कि विस्थापन अगर हो रहा हो, तो आपका जो, ठीक है, प्रभावित परिवार है, अफेक्टेड फैमिली है, उनके साथ कंसल्ट करना, ठीक है, जो ग्राम सभा है उसके साथ मिलना, बैठक करना, और जो पॉलिसी है आपका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम्स और प्लान्स जो है, ये पूरे प्लान को इन सारे लोगों के सहयोग से फॉर्मुलेट करना, जिसमें आपका प्रभावित परिवार, ग्राम सभा, सबका सहयोग रहे। ठीक है, ये काम किसका है? ये आपका फंक्शंस एंड ड्यूटीज में आता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का। इसके बाद अगर उस जगह पे जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वीकर सेक्शंस अगर रह रहे हैं उस जगह पे, तो उनकी जो अपनी इंटरेस्ट है, उनका अपना कल्चर, उनका अपना ट्रेडिशन, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि वो चीज क्या हो, प्रोटेक्टेड हो वो चीज, ठीक है, बचे हुए रहे। कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों का विस्थापन हो, जो शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस हैं। और सारे के तहत चैप्टर 6 में ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी स्कीम या प्लान जो है
रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट के लिए वो बनाना है। और ये स्कीम और प्लान जो है वो आपका चैप्टर 6 में है कि कैसे करेंगे। अब ये सारा तो हम लोग देख लिए परिवार के रेस्पेक्ट में। अब क्या है कि जब हम लोग पूरा का पूरा सर्वे हो जाएगा तो जो बजट इंक्लूड होगा, कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, पूरा आपका रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए, परिवारों को वहां से विस्थापित करने के लिए और दोबारा किसी जगह पे, ठीक है, बसाने के लिए, तो उस पूरे के एक्सपेंडिचर का एक बजट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जिसमें सारा कुछ हम ध्यान रखेंगे। तो किन किन कंपोनेंट्स को ध्यान रखना है? एक्विजिशन ऑफ लैंड, उनका रिहेबिलिटेशन किसी जगह पे, जितना एक्टिविटीज, रीसेटलमेंट एक्टिविटीज की उनको वहां पे बसाने के लिए क्या क्या करना होगा, घर बनाना होगा, भूमि आवंटित करनी होगी, तो सारी एक्टिविटीज, या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम जो प्रभावित परिवारों के हित में हो, तो ये सारा चीज करने के लिए क्या करेंगे? एक बजट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रभावित परिवार है उनके लिए कुछ एडिक्वेट लैंड जो होगी उसे अरेंज करने का काम की जाएगी, कि मान लेते हैं उसे वहां से हटा रहे हैं तो कोई दूसरा एरिया होगा जिस एरिया को भी चिन्हित करनी पड़ेगी कि हम लोगों को वहां ले जाकर के वहां पे बसाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो एडिक्वेट लैंड है उसकी भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स होगा जो आपके प्रभावित परिवारों को देना है, तो उन बेनिफिट्स को रिगार्डिंग जितना भी बजट है वो सारे का, ठीक है, सैंक्शन करना होगा। और साथ में, ठीक है, कोई भी दूसरा फंक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें करने के लिए बोले, ठीक है, वो सारा फंक्शंस किन्हें करना है? एडमिनिस्ट्रेटर को करना है। और ये पूरा किसमें दिया हुआ है? आपका चैप्टर 5 में। इसके अलावा अगर ये सारा काम करने के लिए, जैसे सर्वे करना है, ठीक है, सारा कुछ जो कैरी आउट कर रहा है, बजट बनाना है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट बनाना है, हर एक चीज, तो अगर मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर्ड है कि वो किसी का मदद ले, ठीक है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि वो स्वतंत्र है, वो किसी का मदद ले सकता है। तो द एडमिनिस्ट्रेटर कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम एनी टेक्निकल एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूट। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट या फिर इंस्टीट्यूट से वो क्या है? मदद ले सकता है। जैसे बजट बनाना हो, जरूरी नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास ये भी जानकारी हो। जैसे लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट निर्धारित करना है, वहां भूमि के आवंटित के, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास सारा इंफॉर्मेशन हो वो, या फिर वो कर पाए। तो उसके लिए वो कोई भी दूसरा पर्सन या फिर कोई अगर इंस्टीट्यूट या कमिटी है, ठीक है, कोई एक्सपर्ट है, तो उसकी मदद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ले सकता है। और इन सारे का खर्च कौन देगा? तो इन सारे का खर्च जो है वो बियर करना होगा रिक्वायरिंग बॉडी के द्वारा, कि वो कंपनी, जो कंपनी आपका भूमि को अधिग्रहित करने वाली है या कर रही है, ठीक है, और जिसके लिए राज्य सरकार भूमि को अधिग्रहण कर रही है, तो ये पूरा रिक्वायरिंग बॉडी का खर्च आएगा। ठीक है, अब क्या आता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपने इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए अगर अपने कुछ काम को किसी दूसरे ऑफिसर को अगर डेलीगेट करना चाहे, ठीक है, हस्तांतरण करना चाहे, तो वो कर सकता है। लेकिन वो जो ऑफिसर है वो ऑफिसर आपका अंचल अधिकारी या उसके इक्विवेलेंट जो रैंक है उसके नीचे का नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि द एडमिनिस्ट्रेटर इज एम्पावर्ड टू डेलीगेट हिज पावर टू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एंड ही शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, ऑप्शंस में दे सकता है ब्लॉक लेवल, अंचल अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी, या फिर कोई दूसरा आपका, तो ये क्या है आपका? ब्लॉक लेवल मतलब अंचल अधिकारी, इससे नीचे का ऑफिसर आपका नहीं होगा। ठीक है, अंचल अधिकारी से नीचे का ऑफिसर जो है वो आपका नहीं होगा। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब इसके अलावा देखते हैं, और ये जितने भी ऑफिसर्स होंगे सारे कौन होंगे? तो सबऑर्डिनेट कहलाएंगे किसके? एडमिनिस्ट्रेटर के। ये सारे कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो कैरी आउट करना है। इसमें एग्जाम पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, तो एक बार आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक्ट को समझने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं जिसमें हम फैक्ट्स जो एग्जाम पर्पज से बहुत जरूरी हो। अब चैप्टर 5 में हम लोग देख लिए कि चैप्टर 5 में क्या है? ऑफिसर्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमिश्नर। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7, इसमें फैक्ट्स बहुत मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चैप्टर से, ठीक है, रहेंगे। अब क्या है? तो चैप्टर 6 के तहत चैप्टर 4 में आपका एसआईए और ईआईए था, सारा कैरी आउट किया गया। किसके द्वारा की गई? तो चैप्टर 5 के द्वारा जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट की गई थी वो लोगों ने कैरी आउट की। अब क्या है? चैप्टर 6 में क्या है? प्लान है कि अब सारा कुछ कैरी करने के बाद जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान है, जो स्कीम है, उसे कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, तो अब यहां पे दिया हुआ है चैप्टर 6 में कि जब भी कोई भी अगर विस्थापन हो रहा हो तो ये सारा जो प्रोसीड्यूर है इसे फॉलो करना होगा किसी भी एक अफेक्टेड एरिया में, ठीक है, जहां पे विस्थापन हो रहा हो। तो किस तरीके से अब करना है तो वो हम इस पूरे चैप्टर में देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो राज्य सरकार है, अगर वो राज्य सरकार सेटिस्फाई हो जा रहा है कि जहां पे विस्थापन अगर हो रहा है और उस जगह पे 100
या उससे अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, 100 या फिर उससे अधिक परिवार अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो राज्य सरकार उस एरिया को डिक्लेयर कर सकता है किस तरीके से, एज एन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, कि मतलब क्या है कि सेक्शन 4 के मतलब चैप्टर 4 के तहत हम क्या किए, एसआईए रिपोर्ट बनाए। तो एसआईए रिपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही एसआईए रिपोर्ट फाइनल हो जाएगा, तो फाइनल रिपोर्ट किसके पास सबमिट हो जाती है, कमिश्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई हो जाता है रिपोर्ट को देखते हुए कि वहां पे 100 या 100 से अधिक परिवार क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि 15 दिन के अंदर, उस रिपोर्ट के 15 दिन के अंदर वो उस क्षेत्र को, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देंगे, अफेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे। तो अब ये सवाल आता है कि अफेक्टेड एरिया की घोषणा करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, कमिश्नर के पास, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आपका जवाब क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर, एसआईए क्लियरेंस के कितने दिन के अंदर उस क्षेत्र को अफेक्टेड एरिया के रूप में घोषित करती है, तो 15 दिन के अंदर। अब बात आता है कि सिर्फ घोषणा कर देने से क्या सारे लोगों को पता चल जाएगा, तो ऐसा तो जरूर सब लोगों को तो पता नहीं चल जाएगा। हो सकता है उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ना भी ना आता हो, ठीक है, या फिर जो टेक्नोलॉजी या फिर इन घोषणाओं को कोई मतलब भी ना हो। तो यहां पे क्या है, सब चीज का प्रावधान की गई है कि इस तरह का जो भी डिक्लेरेशन की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, तो इस सारे को पब्लिश किया जाएगा कम से कम 3 न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब भी किसी भी एक क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा की जाएगी, तो उसे कम से कम कितने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है। तो ये कितने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है, तो कम से कम 3 डेली न्यूज़पेपर्स जो है उसमें पब्लिश करना है। एक सवाल और आता है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है उसमें से हिंदी में कितने न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर जो है वो आपके हिंदी भाषा में होने चाहिए, और एक आपका उस एरिया का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो भाषा होगा। तो टोटल कितने न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर, जिसमें से 2 न्यूज़पेपर आपके हिंदी के होने चाहिए और एक आपका उस लोकल एरिया में जो भी भाषा सर्कुलेट होती होगी, मतलब न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता होगा लोकल लैंग्वेज में, तो उस लोकल भाषा में एक न्यूज़पेपर रहेगा। ये क्लियर है। अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो पहले ये एक्ट के मतलब पहले के जमाने में आप लोग याद रखते होंगे या टीवी में कभी देखे होंगे कि एक कुछ लोग होते हैं जो ड्रम लेकर के आते हैं, ठीक है, चबूतरे पे या कहीं पे ग्राम में बाजार के पास कहीं खड़े हो जाएंगे और बजाते हुए सुनो सुनो सुनो, ठीक है, कोई संदेश है। तो उसी तरह से क्या है कि ड्रम बीटिंग, तो आपका क्या, तो ड्रम बीटिंग ये भी करनी पड़ेगी। या अगर कुछ लोग हैं जिन्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका क्या है कि ड्रम बीटिंग ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है, बता करके देना होगा कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या है सरकार ने प्रभावित क्षेत्र के रूप में, ठीक है, चिन्हित की है। और साथ में ये जो आपका कॉपी है ऑर्डर का, ठीक है, उस कॉपी को क्या करेंगे कि अलग अलग जगह में, ठीक है, एफिक्स करके रखना है, चिपकाना है। जैसे आपका ग्राम पंचायत म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिस होगा, इसके अलावा जो प्रोमिनेंट प्लेस है उस गांव पे जहां पे लोगों का जमावड़ा होता है, ठीक है, ग्राम सभा पंचायत ऑफिस, इसके अलावा जितने भी जगह है जहां पे लोग जमा होते हैं वहां पे इसे चिपकाना है, ताकि पूरे उस अफेक्टेड एरिया के लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता चले। अब यहां से बात आती है कि उस एरिया को एक बार जब हम अफेक्टेड एरिया घोषित कर दिए, किसने की, राज्य सरकार ने, तो अब यहां से बाकी काम शुरू होता है। तो बाकी काम क्या शुरू होता है, तो सर्वे का, कि वंस द डिक्लेरेशन इज मेड, जैसे ही आपका ये डिक्लेरेशन हो गया 6.1 के थ्रू जिसे राज्य सरकार ने कर दी, अब यहां से काम शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे, एक बेस लाइन सर्वे कैरी आउट करना है, ठीक है। तो क्या कैरी आउट करेंगे, एक सर्वे कैरी आउट करेंगे, सेंसस बनाएंगे कि उस अफेक्टेड एरिया में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, कितने परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने परिवार हैं जो आपका, ठीक है, एग्रीकल्चरल फैमिली है, मतलब कृषि परिवार, मतलब ये प्रभावित परिवार हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित परिवार हैं जिनके पास भूमि है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो भूमिहीन है लेकिन आपके उसी गांव में, ठीक है, 15 साल 30 साल से रह रहे हैं। तो ये सारा रिपोर्ट, ये सारा डिटेल्स कौन बनाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये पूरे में आपका दिया हुआ है कि जो सर्वे की जाएगी उस सर्वे में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करना है, ये आप पॉज करके एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो हम जैसे अगर नॉर्मली स्पीड में अगर करें, तो जो भी परिवार हैं तो परिवार को मीन्स डिनोट की जाएगी कि कितने परिवार हैं, परिवार कितने हैं जो आपका क्या है कि लूज कर रहे हैं या फिर उनकी क्षति हो रही है, किस चीज की, उसके घर की, या फिर एग्रीकल्चरल किसी कृषि भूमि की, या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट वहां से जा रहा है कि जैसे वो उसी गांव में कुछ काम करते हो तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी जा रही है, ठीक है, या फिर उसी गांव में कुछ लोग जैसे रह रहे हो जो आपके नॉन एग्रीकल्चरल,
ठीक है, लोग हैं जो किसी ट्रेड में आपका डिपेंड करते हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई ऑक्यूपेशन दूसरा, जैसे किसी का अगर मान लेते हैं कि कोई दुकान ही हो जो कि आपका ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो, लेकिन वो उसी गांव में रह रहा है, कोई घड़ा बनाने का काम कर रहा है लेकिन उसी गांव में बहुत लंबे समय से रह रहा है, तो बहुत सारे लोग, और इस तरह के अलग अलग परिवार सबका कैटेगरी बनाया जाएगा। कितने एग्रीकल्चरल लेबर हैं कि अगर जिनके पास मान लेते हैं कि भूमि नहीं है लेकिन वो उस गांव में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, और वो क्या है, तो कृषि श्रमिक है, वो अपना कमाई जो है वो खेतों में काम करके कमा रहे हैं और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक है, जो बाकी, ठीक है, कृषि के अलावा अन्य काम जैसे घर बनाने का मिस्त्री, कूली, रेजा, ठीक है, इसके अलावा घड़ा बनाने वाला या फिर दूसरा, ठीक है, कारपेंटर, प्लम्बर, कोई भी है। तो ये सारा मतलब जो एग्रीकल्चर के अलावे जितने भी काम है, तो उस तरह से जो काम कर रहा हो और उसी गांव में लंबे समय से रह रहा हो, तो उसका अलग से रिपोर्ट आपका सर्वे में बनाया जाएगा। कितने शेड्यूल कास्ट है उस अफेक्टेड एरिया में, कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कितने प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये बनाया जाएगा। और ये आपका इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनको अलग से बेनिफिट दी जाती है, वो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो जब भी आपका पैसे मॉनेटरी बेनिफिट दी जाती है तो किसी किसी केस में इन्हें 25% एक्स्ट्रा मिलती है। तो आपका क्या है, कितने शेड्यूल एरिया में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, प्रिमिटिव ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनका अलग से कॉलम बनेगा। कितने वल्नरेबल पर्सन है उस जगह पे, जो आपके क्या है, डिसेबल्ड है या डेस्टिट्यूट है, ऑर्फन है, विडो है। क्योंकि जब हम लोग फैमिली का डेफिनेशन कर रहे थे तो हम लोग इन सारे को पढ़े थे कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसे एक सेपरेट परिवार की तरह काउंट की जाएगी। कोई अगर एक डेस्टिट्यूट है, ठीक है, जो किसी भी तरीके से कंप्लीटली अपंग है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो सेपरेट परिवार। कोई एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है लेकिन वो माइनर है, तो भी वो क्या होगा, आपका एक अलग परिवार होगा। कोई एक विडो है, उसे सेपरेट परिवार के रूप में। तो इन्हें क्या रखा गया, वल्नरेबल के कैटेगरी में रखा गया है और इन्हें एक सेपरेट फैमिली के रूप में कंसीडर की जाएगी जब आपका क्या होगा, सर्वे की जाएगी। इसके अलावा कि वो लोग जो आपके 50 साल या उससे ज्यादा के एज के हैं, क्योंकि ये वैसे लोग हो जाएंगे जो काम करने के कैटेगरी में नहीं आएंगे, जिनको क्या है कि अगर फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश करती है और फैक्ट्री में अगर हम काम इन्हें प्रोवाइड करें तो शायद ये ना कर पाए उम्र, ठीक है, उम्र के हिसाब से। तो इन्हें भी क्या है, वल्नरेबल पर्सन के कैटेगरी में रखा जाता है। वो लोग जो जिनका उस गांव में कोई भूमि नहीं है, ठीक है, ना तो उस गांव में कोई उनका एग्रीकल्चरल लैंड हो, ना तो होमस्टेड लैंड हो, या फिर दोनों ही नहीं हो, और वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, लेकिन वो उस गांव में रह रहे हो 15 साल से, अगर वो एक नॉन शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, या फिर 30 साल से अगर वो एक शेड्यूल्ड एरिया है, तो इस तरह के लोगों को अलग से चिन्हित की जाएगी। ठीक है, वो लोग जो आपके कहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, वो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग या शेड्यूल कास्ट वाले लोग, जिन जो कहां रह रहे थे, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल में रह रहे थे, और जंगल से ही जो आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसी से अपना भरण पोषण करते थे, और जो 13 दिसंबर 2005 से पहले से रह रहे हो, तो इस तरह के परिवार कितने हैं। तो ये सारा का सारा अलग से आपका पूरे सर्वे में इन चीजों को ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पूरा सर्वे है, तो अब सवाल आता है कि ये सर्वे कर कौन रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ये पूरा सर्वे करने का। अब यहां सवाल आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो ये सर्वे है, इस सर्वे को कितने दिन में खत्म करना है। तो ये सर्वे जो है एडमिनिस्ट्रेटर को 60 दिन के अंदर खत्म करना है। किस दिन से ये 60 दिन काउंट होगा, तो जिस दिन ये डिक्लेयर की जाएगी कि ये जो एरिया है वो प्रभावित एरिया है। तो जिस दिन सरकार क्या है 6.1 के तहत ये डिक्लेयर करती है कि ये जो एरिया है वो आपका क्या है, प्रभावित एरिया है, ठीक है, अफेक्टेड एरिया है। तो अफेक्टेड एरिया घोषित करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होगा कि ये सर्वे कैरी आउट करना, और ये सर्वे वो कितने दिन के अंदर उन्हें कैरी आउट करनी है, ठीक है, कंप्लीट करनी है 60 दिन के। ठीक है, अब जितने भी आपके सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, तो ये 60 दिन के बाद ये जो पूरा सर्वे का रिपोर्ट है, इसे 7 दिन के लिए आपका छोड़ दिया जाएगा, किसके अधीन, कमिश्नर के अधीन और लोकल लोगों के अधीन। ठीक है, मीन्स विद इन 7 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द अबव सर्वे द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, shall reach out to all persons likely to be affected and also publish this report। ठीक है, जो सर्वे का आपका रिपोर्ट है, ड्राफ्ट है, उसे पब्लिश भी करना है लोगों के बीच में, ताकि अगर उन्हें कोई वहां से फाइंडिंग्स या उस सर्वे से जो भी चीजें हैं वो उस चीज को जान सके, और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्शंस देना हो, कोई सजेशंस देना हो, ठीक है, तो वो चीज प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए क्या है कि 60 दिन, जैसे 60 दिन का समय क्या है, सर्वे को क्रिएट मतलब बनाने का समय, और सर्वे को बनाने के बाद क्या है, तो 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 दिन के अंदर क्या है कि उस सर्वे को आपका लोगों के बीच में पहुंचा देना है, उस ड्राफ्ट को लोगों के बीच में दे देना है, ताकि उसमें कोई भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस अगर लोगों को देना हो तो वो दे सके। अब इसके बाद जब ये 7 दिन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब 7 दिन के अंदर ये देना है, और समय कितना दी जाएगी, तो ठीक है 15 दिन का समय दिया जाएगा।
कि 15 दिन के अंदर जितना भी ऑब्जेक्शन सजेशन है वो सारा आप दे दीजिए। अब जैसे ही ये 15 दिन एक्सपायर हो जाती है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट, ठीक है, कि मतलब जो भी ड्राफ्ट आपका लोगों के बीच में दी गई है, तो उन सारे से जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन सारा कुछ मिला, ठीक है, 15 दिन हो गया। अब उसके बाद 15 दिन के नेक्स्ट 15 दिन के अंदर क्या होगा कि ये सारा जो सजेशंस है, सजेशंस के साथ और उसके लिए जो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी या फिर जो भी रिकमेंडेशंस होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डिसाइड करेगा, तो उन सारे रिकमेंडेशंस और सजेशंस के साथ वो 15 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को किसके पास जमा कर देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये पूरा ठीक है, आपका सर्वे करने के बाद, ठीक है, लोगों का ऑब्जेक्शंस लेने के बाद आपका किसके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये, ठीक है, सारा कॉपी आ गया, सारा कुछ आ गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि सेम कॉपी आपका अलग अलग जगहों में दी जाती है। जैसे आपका ग्राम सभा में भी ये कॉपी पहुंचाई जाएगी, पंचायत में भी ये कॉपी पहुंचाई जाएगी, तो ये सारे जगह पे, ठीक है, 15 दिन में ये सारे जगह पे ये कॉपी पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अब 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सर्वे एंड रिकमेंडेशंस, की यहां से सर्वे और रिकमेंडेशन सारा तो मिल गई, ठीक है, लोगों के पास भी चली गई, सरकार के पास भी चली गई। तो अब 30 दिन के अंदर क्या होगा कि द स्टेट गवर्नमेंट इसे पब्लिश कर देगी एक ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, पूरे सर्वे के डिटेल के साथ, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यही जो पूरा आपका जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा सर्वे रिपोर्ट, इसी सर्वे रिपोर्ट के साथ मतलब चैप्टर 7 में जितने भी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स आपका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपका 6.9 में हम लोग देखते हैं कमिश्नर, कि ये जो कमिश्नर है, अब जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा अभी तक हम लोग क्या देखे, प्रभावित परिवार, किसकी भूमि जा रही है, परिवार कितने हैं, कितने शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ये सारा हम देख रहे थे। अब जो भी प्रभावित परिवार है उसके लिए कोई दूसरी भूमि को चिन्हित करनी पड़ेगी जिसपे इन लोगों को बसाया जाए, तो ये काम किनका है, तो ये काम है कमिश्नर का, ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, ये काम किनका होगा, कमिश्नर का। द कमिश्नर फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर एनी एरिया और एरियाज फॉर द रीसेटलमेंट ऑफ द पीपल एंड टू बी नोन एज रीसेटलमेंट एरिया। तो मतलब क्या है, कमिश्नर क्या करेंगे कि ये सारे के रिपोर्ट के आधार पे कोई दूसरी भूमि, जिस भूमि पे लोगों को वहां पे रीसेटल किया जा सके, तो उसे चिन्हित करते हुए उसे एक, ठीक है, पुनर्वास क्षेत्र या फिर रीसेटलमेंट एरिया के रूप में घोषित करेंगे, ठीक है। और कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, की जो रिपोर्ट जब आपका राज्य सरकार पब्लिश कर देगी, तो उसके 15 दिन के अंदर क्या है कि आपका एक रीसेटलमेंट एरिया जो है उसे घोषित की जाएगी, ठीक है। कि जब रिपोर्ट जब पब्लिश हो जाएगी और सरकार के पास, जब सरकार अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, तो उसी दौरान आपका क्या है कि जो रीसेटलमेंट एरिया, पुनर्वास क्षेत्र जो है, उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, कमिश्नर के द्वारा। और उसके बाद लिस्ट बनाया जाएगा पूरा, किसका, उन सारे भूमि का, लैंड का, जो आपका अवेलेबल किया जाएगा रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के लिए किन्हें, प्रभावित परिवारों को। और इसमें इन सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा कि जब भी कोई भूमि को अगर एक्वायर करना है जिसमें हम लोगों को बसाएंगे, तो हम इन सारे भूमि को ले सकते हैं, कि ये जो भूमि है इसे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को क्या करने के लिए, ठीक है, यहां बसाने के लिए, इस क्षेत्र को रीसेटलमेंट क्षेत्र या फिर, ठीक है, पुनर्वास क्षेत्र घोषित करने के लिए। तो ये आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि किस किस तरह का क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे में उस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जो आपके, ठीक है, आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक्ट को समझने के लिए आप इसे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल्ड में इसमें एक वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो लैंड आपका एक्वायर किया गया है, मींस द लैंड विच इज कंपल्सरली एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, बीच में मैंने बहुत सारे मिस किए हैं, ठीक है, वो एग्जाम पर्पज से उतना नहीं है, फैक्ट्स उसमें से नहीं निकल रहा। तो अब क्या है कि वो भूमि जिसे अधिग्रहित की जा रही है लोगों से, ठीक है, उस भूमि को कभी भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये एक प्रावधान की गई है इसी पॉलिसी में कि मान लेते हैं जब प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जाएगी, तो प्रोजेक्ट तो पता होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि भूमि को अधिग्रहण करने के बाद प्रोजेक्ट क्या है कि दूसरा चेंज कर दिया जाए। तो ये चीज दिया हुआ है कि द लैंड विच इज कंपल्सरली एक्वायर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर प्रोजेक्ट और पर्पस, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पब्लिक पर्पस। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पब्लिक पर्पस हो, हॉस्पिटल, स्कूल्स या फिर, तो उसके लिए कर सकते हैं और वो राज्य सरकार करेगी। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर, ठीक है, अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर चेंज कर रहे हैं किसी पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। अब क्या होता है, एक चीज और
कि अगर जो भूमि अधिग्रहित की गई है, ठीक है, यहां पे आप इंपॉर्टेंट एक फैक्ट निकलेगा कि इफ दी, ठीक है, लैंड विच इज कंपल्सरली एक्वायर्ड, जिसे अधिग्रहित की गई है, एंड इफ इट इज नॉट इवनली मीन्स इवन पार्शियली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, तो कितने साल के अंदर? तो 5 साल। कि मीन्स जो भूमि जिसे अधिग्रहित की गई है, तो जो भी आपका एक्वायरिंग बॉडी होगा, कि जो भी एक्वायरिंग बॉडी होगा, उसे ये जरूरी है कि वो उस भूमि का कम से कम कुछ हिस्सा, ठीक है, 5 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करना शुरू कर दे, और 15 साल के अंदर उस भूमि का, जो भी अधिग्रहित भूमि है, उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 15 साल के अंदर। तो यहां पे सवाल आता है कि, ठीक है, इस स्कीम के तहत कोई भी अगर एक एक्वायरिंग बॉडी है, तो वो जो भूमि एक्वायर कर रही है, वो भूमि का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल कितने साल के अंदर पूर्ण तरीके से हो जाना चाहिए? तो 15 साल के अंदर। और आंशिक रूप से कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? तो 5 साल के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो सरकार के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इसे रिवर्ट कर सकता है, उसके पोजीशन को, ओनरशिप को, ठीक है, और बिना कोई कंपनसेशन या रेम्युनरेशन पे किए। किसको? रिक्वायरिंग बॉडी को। रिक्वायरिंग बॉडी के लिए अगर राज्य सरकार भूमि अधिग्रहित कर रही है, तो रिक्वायरिंग बॉडी 5 साल के अंदर उसके कुछ हिस्से में अपना प्लांट या फिर जिस पर्पस के लिए वो लिया हो, उसका शुरुआत कर देना है, और 15 साल के अंदर पूरे भूमि को जितना वो लिया है उसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अगर नहीं करती है, तो राज्य सरकार उसके ओनरशिप को जो है वो वापस ले सकती है, और राज्य सरकार उसमें अपने पर्पस के लिए, अगर सरकार का कुछ काम हो, उसके लिए उस प्रोजेक्ट को, मतलब उस भूमि को यूज कर सकती है। और अगर राज्य सरकार के पास भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम नहीं है, तो वो जो अफेक्टेड फैमिली है, उसे उस भूमि को वापस की जा सकती है। हालांकि सरकार भी ये काम कभी करती नहीं है, वो सरकार के पास जमा रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जब भी कोई एक भूमि जो एक्वायर की गई है किसी एक पब्लिक पर्पज से, और ठीक है, तो उसे किसी भी मीन्स इज ट्रांसफर टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि अगर जैसे यहां पे क्या है कि सरकार ने क्या किया कि भूमि को वापस ले लिया। अब अगर मान लेते हैं भूमि को एक्वायर कर लिया, ठीक है, कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए, या फिर अगर भूमि को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल, मतलब एक तरह से अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे बिजनेसमैन को दे रहे हैं, तो उससे जो भी कंसिडरेशन मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, उसका 80%, उसका 80% जो एक अनअर्न्ड इनकम के रूप में है, ठीक है, ट्रांसफर के कारण जो मिल रहा है, उसको शेयर करना है किसके बीच? द पर्संस फ्रॉम हुम द लैंड वेयर एक्वायर्ड और देयर लीगल हायर्स, कि जिनसे उस भूमि को अधिग्रहित की गई थी, डायरेक्टली उनसे, या फिर उनके जो वंशज रहेंगे, अगर वो नहीं है तो उनके जो वंशज हैं, उनके बीच में जो 80% पैसा है उनके बीच में शेयर करना पड़ेगा। शेयर करेगा कौन? करेगा सरकार, या फिर जो भी रिक्वायरिंग बॉडी जो दूसरा प्रोजेक्ट को, मतलब उसी भूमि को कोई दूसरा किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर ले रहा हो। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 7 में, और चैप्टर 7 में क्या है कि जो भी आपके प्रभावित परिवार हैं, तो उन परिवार, ठीक है, प्रभावित परिवारों को जो बेनिफिट्स मिलती है, वो पूरे बेनिफिट्स आपके चैप्टर 7 में है। ठीक है, तो द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज, द रिहेबिलिटेशन एंड, ठीक है, ये सारा क्या होगा कि जो भी आपका प्रभावित परिवार है उनको दी जाएगी, और इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे सवाल यहां से शुरू होता है कि अब अगर कोई एक प्रभावित परिवार है, जो डिस्प्लेसमेंट के कारण वहां पे क्या है कि वो एक घर अपना ओन कर रहा था, कि मतलब कोई परिवार, प्रभावित परिवार है, और जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसका अपना एक घर था। ठीक है, जो क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट के कारण, मतलब अतिक्रमण के कारण वो एक्वायर कर लिया गया या फिर लॉस हुआ, तो ही मे बी अलॉटेड अ फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस साइट टू एन एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ द एरिया ऑफ द एक्वायर्ड हाउस। ठीक है, कि जितने एरिया में उसका घर बना हुआ था, कि मान लेते हो उसका एरिया, मतलब घर जो बना हुआ था वो 6 डिसमिल की भूमि में बने हुए थे, तो उसको 6 डिसमिल की भूमि मिलेगी। अगर वो 7 डिसमिल में बनी हुई थी रूरल एरिया में, तो 7 डिसमिल की मिलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो जितना उसका एक्चुअल लॉस है उतना, या फिर मैक्सिमम 10 डिसमिल की भूमि मिलेगी। कहां पे? रूरल एरिया में। तो अब यहां पे सवाल आता है कि कोई भी अगर एक प्रभावित परिवार है इस स्कीम के तहत, तो अगर उसकी घर और भूमि अगर जा रहा है, तो उसे मैक्सिमम कितनी भूमि मिल सकती है? तो मैक्सिमम 10 डिसमिल की भूमि मिलेगी। कहां पे? रूरल एरिया में। और 5 डिसमिल की भूमि मिलेगी कहां पे? अर्बन एरिया में। और यही सारे सवाल बनते हैं। तो अर्बन एरिया में कितनी भूमि मिलेगी अगर उसका घर अगर जा रहा है तो? 5 डिसमिल। और रूरल एरिया में कितनी भूमि मिलेगी? 10 डिसमिल। ठीक है, और इस भूमि के अलावा अब घर बना हुआ है, तो जो भी रिक्वायरिंग बॉडी होगा,
उसे क्या करना होगा, एक घर बना के देना होगा उसी भूमि पे। ठीक है, उसी भूमि पे क्या है कि एक घर बना के देना होगा। एक 2 बीएचके का मान के चलते हैं कि एटलीस्ट जिसमें 2 बेडरूम होना चाहिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए, इसी तरह। तो मेन ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो घर बना के दिया जाएगा, कारपेट एरिया जो होगा वो कितना होना चाहिए। तो इट शैल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो इसका टोटल कारपेट एरिया जो है वो कितना होना चाहिए, तो कम से कम 100 स्क्वायर मीटर के, ठीक है, कारपेट एरिया के बराबर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। और अगर वो एरिया जो है वो अगर अर्बन एरिया है, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हो सकता है कि आपका 100 स्क्वायर मीटर का आपका एक फ्लैट तो होगा, लेकिन वो आपका क्या है, जमीन के सहित नहीं, वो आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हो सकता है। तो यहां से आपको, ठीक है, याद रहेगा क्या क्या फैक्ट्स निकल सकते हैं। ठीक है, कि जिसका जमीन जा रहा है। लेकिन अब आता है जैसे लैंडलेस फैमिली, कि उस तरह के परिवार जिनके पास भूमि नहीं थी। ठीक है, या फिर जो भूमि अगर मान लेते हैं जिनकी भूमि जा रही है, वो कितना है, लेस देन 10 डिसमिल ऑफ लैंड इन रूरल एरिया। कि जो भी अफेक्टेड परिवार है, इफ द अफेक्टेड फैमिली इज लूजिंग 10 डिसमिल ऑफ लैंड इन रूरल एरिया और 5 डिसमिल ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया, तो इनको क्या है, घर बनाने के लिए एक भूमि दी जाएगी, अलॉट की जाएगी। तो आपका कितना होगा, तो एटलीस्ट 150 स्क्वायर, ठीक है, मीटर एरिया का एक घर होगा। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कि आपका जो होगा घर बनेगा वो आपका कारपेट एरिया जो होगा, इट शैल बी इक्वल टू 55 स्क्वायर मीटर। कितना होना चाहिए, 55 स्क्वायर मीटर का। लेकिन ये 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में आया आपको, कि अगर किसी के पास अगर उस गांव में भूमि है और साथ में उसमें घर बना हुआ है, तो ये प्रोविजन है। अब अगर कोई एक परिवार है जिसका भूमि जो है वो 10 डिसमिल से कम का है, ठीक है, और लॉस हो रहा है, तो उसको क्या है, एक 150 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट दिया जाएगा। और इस 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में एक घर बना करके दिया जाएगा। और इस घर का जो साइज होगा वो आपका उस साइज का होगा जिस साइज का उसका घर पहले था। या तो फिर ये जो है ये आपका मिनिमम 55 स्क्वायर मीटर का होगा और मैक्सिमम ये 100 स्क्वायर मीटर तक का हो सकता है। तो 55 से 100 मीटर स्क्वायर तक का घर बना करके यहां पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कोई परिवार ऐसा हो जो इस बेनिफिट को लेने से मना कर रहा हो कि नहीं अब अतिक्रमण हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, तो जिस जगह को ये चिन्हित किए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, हम मान लेते हैं कि उस जगह पे नहीं जाना चाहें, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे हो, हम घर नहीं लेना चाह रहे हो या फिर भूमि नहीं लेना चाह रहे हो। तो अगर इस तरह का अगर केस है कि मान लेते हैं कि भूमि, ठीक है, घर अगर नहीं चाहिए, ठीक है, डज नॉट वांट एनी कंस्ट्रक्टेड हाउस, जिस एरिया में इन्हें रीसेटल की जा रही है, तो इन्हें एक वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, इन्हें क्या मिलेगा, एक वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जिसकी भूमि इसमें जा रही है, कितना का, 3,000 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए का। तो वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस इसे कितने की मिलेगी, 3 लाख रुपए की, जिसकी भूमि उस एरिया में अधिग्रहित कर ली गई है और जिसे क्या है कि रिलोकेटेड एरिया में उन्हें घर नहीं चाहिए। अब बात आता है कि अगर कोई परिवार उस जगह में ऐसा हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन का हो, ठीक है, कोई प्रभावित परिवार हो और जो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन का हो, लेकिन जिसके पास कोई अपना घर नहीं था, विदाउट होमस्टेड लैंड, ठीक है, जिसके पास क्या है कि कोई भी घर बनाने की भूमि नहीं थी, लेकिन वो उस गांव में उस अफेक्टेड एरिया में, अगर वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां 15 साल, और अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो उसी जगह पे उस अफेक्टेड एरिया में 30 साल से रह रहे हो, जो आपका वहां का ग्राम सभा जो है वो इसे प्रमाणित कर रहा है, तो उस तरह के परिवार को क्या है, आपका घर बना करके दी जाएगी। मींस दे शैल बी एंटाइटल्ड टू अ हाउस। और वो घर कितना होगा, तो मिनिमम जो है वो 55 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का होगा, कहां पे, रूरल एरिया में, या फिर 55 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया कहां पे, अर्बन एरिया में। लेकिन अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में आपका 55 स्क्वायर मीटर जो दी जाएगी वो जमीन सहित दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां स्पेस बहुत है, तो वो जमीन सहित उसको 55 स्क्वायर मीटर का आपका एक घर मिलेगा। और अर्बन एरिया में भी आपका जो फ्लैट मिलेगा वो 55 स्क्वायर मीटर का ही होगा, लेकिन वो हो सकता है कि आपका एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हो। तो अगर प्रभावित परिवार है और अगर वो लैंडलेस था, मतलब होमस्टेड लैंड उसका नहीं था उस गांव में, लेकिन वो उसी गांव में रह रहा था, तो उसे जो घर दी जाएगी उसका एरिया क्या होगा, आपका 55 स्क्वायर मीटर एरिया का होगा। और जिसका परिवार मतलब रह रहा था, प्रभावित परिवार था और उसका घर जमीन उसका मतलब क्षति हो रही थी, तो उसे जो दी जाएगी वो प्रोविजंस हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे। ठीक है, यहां पे अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि वो जो प्रभावित परिवार है, ठीक है, जिसका घर नहीं था
और वो जो प्रभावित परिवार है, अगर वो मान लेते हैं कि घर लेने से मना कर रहा हो कि नहीं, जो भी आपका रीसेटल्ड एरिया है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मुझे घर नहीं चाहिए, तो इसे एक, ठीक है, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितने की? तो 2 लाख रुपए की। और जिनका जमीन जा रहा था, जमीन के साथ घर गया था, उन्हें कितने दी गई थी? 3 लाख रुपए की। तो इन्हें कितने दी जाएगी? ठीक है, 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितने की? 2 लाख रुपए की। यहां तक क्लियर है? अब अगर कोई एक परिवार है जिसके पास भूमि बहुत ज्यादा थी, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, इस तरह की भूमि थी, और अधिग्रहण के कारण उसकी भूमि, ठीक है, चली जा रही है, तो उसे क्या उतना ही भूमि दी जाएगी जितनी भूमि उसकी चली गई है? तो यहां पे ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी एक अफेक्टेड फैमिली है तो उसकी जो भूमि जा रही है उसका 1/10, ठीक है, ही shall be entitled to get 1/10 of the land he or she has lost on account of the acquisition of land। ये भूमि अधिग्रहण के कारण उसकी जितनी भी भूमि गई है तो उस भूमि का मैक्सिमम 1/10 जो होगा वही उसे दी जाएगी। ठीक है, और वो भी क्या? तो इस 1/10 को भी लिमिट की गई है। कितना? टू अ मैक्सिमम ऑफ हाफ एकड़, टू अ मैक्सिमम ऑफ हाफ एकड़। मतलब अगर पूरा का पूरा भूमि, अगर मान लेते किसी का 5 एकड़ का है, तो 5 एकड़ का अगर भूमि है तो उसे आधा ही एकड़ मिलेगा, क्योंकि इसका 1/10 आपका हाफ एकड़ होगा। लेकिन कोई दूसरा, अगर कोई अफेक्टेड फैमिली है जिसकी भूमि 5 एकड़ से ज्यादा की थी, 6 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़, कोई भी, तो उसे मैक्सिमम जो मिलेगी वो आधा एकड़ ही मिलेगी। और अगर कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी भूमि जो है वो 1 एकड़ से कम थी, तो वो 1/10। मान लेते कोई एक परिवार है जिसका, ठीक है, 2 एकड़ की भूमि थी, ठीक है, जिसके पास भूमि कितना था? 2 एकड़ था, तो 2 एकड़ का 1/10 कितना होगा? ठीक है, तो 2 एकड़ का जो 1/10 होगा आपका 40 डिसमिल के आसपास, मीन 20 डिसमिल के आसपास में, तो उतनी भूमि इसे दी जाएगी। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है? तो या तो 1/10 मिलेगा, और 1/10 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/10 आपका, ठीक है, हाफ एकड़ मतलब 50 डिसमिल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो या तो आपका मैक्सिमम जो 1/10 होगा वो मिलेगा, या फिर अगर 50 डिसमिल से ज्यादा हो जा रहा है, हाफ एकड़ से ज्यादा हो जा रहा है, तो वो मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका अब यहां पे आता है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे नई भूमि दी जाएगी, नया घर बनाया जाएगा, तो इसका जितना भी स्टैंप ड्यूटी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, सारा खर्च कौन देगा? रिक्वायरिंग बॉडी देगा। ठीक है, सारे खर्च कौन उठाएंगे? रिक्वायरिंग बॉडी। अब ये जितने भी घर आपके इशू किए जाएंगे, ये हमेशा आपका क्या होगा? हस्बैंड और वाइफ के ज्वाइंट नाम में, ठीक है, रजिस्टर्ड होगा। सारे जो दस्तावेज बनेंगे वो आपके किसके? दोनों के नाम में बनेंगे, हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से आ चुका है कि अगर कोई एक प्रभावित परिवार है और उसके मवेशी थे, कैटल्स थे, और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक है, ये इफेक्ट हो रहे हैं, और जो प्रभाव मतलब नया जगह है, उस जगह में क्या है कि इन्हें अपने मवेशियों को रखने के लिए कुछ कैटल शेड, गौशाला बनाना है। तो ये जो है इस पॉलिसी के तहत इन्हें इसके लिए 35,000 रुपए अलग से दी जाए। तो क्वेश्चंस यहां पे आता है कि जो भी अफेक्टेड फैमिली है तो उसे गौशाला बनाने के लिए, अपने पशुओं को रखने के लिए जो कैटल शेड बनाना है, तो कैटल शेड के लिए कितने पैसे की प्रावधान की गई है? तो 35,000 रुपए की। ठीक है, कैटल शेड के लिए कितने की प्रावधान की गई है? 35,000 रुपए की प्रावधान की गई। फिर आपका 7.9 में क्या आता है? 7.9 में कि अगर मान लेते हैं कि जो भी प्रभावित परिवार है उसे तो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करने में भी खर्च आएंगे। अपने सारे सामान को, पशु को, परिवार को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो इसके लिए आपका वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जिसे शिफ्टिंग असिस्टेंस या फिर परिवार को शिफ्ट करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें वो परिवार को शिफ्ट करेंगे, अपना मटेरियल्स, जितने भी उनके बिलोंगिंग्स है, कैटल्स है, इन सारे को शिफ्ट करने के लिए उन्हें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। कितने की? 15,000 रुपए की। तो कितने की वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी? 15,000 रुपए की। तो कैटल सीड के लिए कितना है? 35,000 रुपए। ठीक है, शिफ्टिंग अलाउंस, शिफ्टिंग बेनिफिट कितना है? शिफ्टिंग, ठीक है, अलाउंस कितना है? असिस्टेंस कितना है? 15,000 रुपए। उसके बाद एक इसमें देखिए कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा था जो उस गांव में कोई एक दुकान चलाता था, कोई गुमटी चलाता था, और इसी से अपना जीवन यापन कर रहा था, तो उसे दोबारा से अगर ये जैसे टूट जाएगा और अपने सामान को ले जाके नए जगह पे अगर ले जाना पड़ेगा, तो वहां भी उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा अपना दुकान। तो इसके लिए इसे वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 50,000 रुपए। इसलिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग शेड और शॉप, कि कोई गैराज वाला है, कोई राशन दुकान वाला है, या फिर कोई भी उस तरह से दुकान चला रहा हो, तो उसे अपना दुकान या गुमटी बनाने के लिए कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपए दी जाएगी। तो ये तीनों याद रखिएगा। कैटल शेड के लिए 35,000 रुपए,
शिफ्टिंग के लिए 15,000 रुपए, और अगर गुमटी या फिर दुकान अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो नया बनाने के लिए, नए जगह पे बनाने के लिए कितना, तो 50,000 रुपए, ठीक है, इतना बनाने का प्रावधान किया गया है। अब हम एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली यहां से पूछते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक प्रभावित परिवार है, और वो अगर प्रभावित परिवार शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है, कि ये जो प्रभावित परिवार है, अगर वो प्रभावित परिवार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी है, तो उसे कितना, ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट के कारण, अतिक्रमण के कारण उसका शॉप या फिर गुमटी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसे कितना का फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी नए जगह पे बनाने के लिए। ऑप्शंस अगर हम दे आपको, 35,000 रुपए, 45,000 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 62,500 रुपए। तो अब ये कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है बहुत लोग इसमें करेंगे, लेकिन आपका आंसर ये होगा 62,500 रुपए। होता क्या है कि आप नेक्स्ट एक प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई, अगर मान लेते हैं कि ये जो बेनिफिट्स है, कैटल शेड बनाने के लिए, शिफ्टिंग अलाउंस, और साथ में गुमटी या शेड बनाने के लिए 7.8, 7.9 और 7.10, और इसमें जो प्रभावित परिवार है, अगर वो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है, तो उन्हें 25% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगी, कि जितने भी पैसे मिल रहे हैं तो उससे 25% बढ़ा के नहीं मिले। तो इसीलिए अगर शॉप के लिए बाकी लोगों को 50,000 मिल रहा है, तो इस तरह के परिवारों को कितना मिलेगा, ठीक है, और 25% मतलब 62,500 मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें आ जाती है, एन्युटी पॉलिसी, कि अगर कुछ परिवार ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, कि कोई भी अगर एक अफेक्टेड फैमिली है, ठीक है, कोई एक अफेक्टेड फैमिली है और जिसे कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है, मीन्स नॉट बीन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, या फिर जिसे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, मान लेते 50 साल से ऊपर का हो या फिर डिसेबल्ड हो, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन तो करना है, और ये एक इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपका क्या है, एक एन्युटी पॉलिसी की प्रावधान की गई है, मींस सच पर्संस दे आर एंटाइटल्ड टू एन एन्युटी पॉलिसी, मतलब जो मंथली, ठीक है, उन्हें पेंशन के रूप में मंथली, ठीक है, दी जाएगी। तो कितनी दी जाएगी, तो दे शैल बी पेड एन अमाउंट नॉट लेस देन 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000 रुपीज पर मंथ पर एकड़ ऑफ लैंड लॉस्ट, कि उस तरह के परिवार अगर हैं जिसकी भूमि जितनी गई है, अगर तो हर एक एकड़ के लिए 1,000, ठीक है, तो कितना दिया जा रहा है, 1,000 पर, ठीक है, एकड़। तो अगर कोई एक परिवार है जिसका 5 एकड़ भूमि गया है, ठीक है, जिसका 5 एकड़ भूमि गया है, तो 1 एकड़ के लिए कितना मिल रहा है, 1,000, तो मंथली इसे कितना मिलेगा, 5,000 रुपए। अब अगर कोई एक परिवार है जिसका 15 एकड़ का भूमि गया हो, ठीक है, कोई एक परिवार है जिसका 15 एकड़ का भूमि गया हो और उसे मंथली कितना अलाउंस देना है, 1,000 रुपए, ठीक है। अगर किसी का 15 एकड़ का भूमि गया हो तो ये कितना हो जाएगा उसके तहत, 15,000 रुपए। लेकिन नहीं, ये गलत है। इससे मैक्सिमम आपका रखा गया है कि ये मैक्सिमम 10,000 रुपए पर मंथ होगा, कि भूमि आपकी जितनी गई है, अगर ये 10 एकड़ से कम की है तब तो फिर ठीक है, जितना एकड़ गया है उतना, ठीक है, पैसा मिलेगा, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 100 के रेस्पेक्ट में, तो उतना पैसा अगर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी भूमि बहुत ज्यादा है और वो पैसा 1,000 से काउंट करने पे अगर 10,000 से ऊपर चला जा रहा है, तो आपको मैक्सिमम 10,000 ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एन्युटी पॉलिसी है, उस एन्युटी पॉलिसी के तहत जो लैंड जा रहा है, तो पर एकड़ के हिसाब से मैक्सिमम कितना पैसा मिल सकता है मंथली, तो मंथली आपको 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, मंथली आपको कितना, तो 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। किस रेट में मिलेगा, तो 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपए, ठीक है, 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई परिवार है जिसका 1 एकड़ से कम की भूमि गई हो, मतलब जिसके पास उतनी भूमि ना हो, तो द एन्युटी पॉलिसी विल नॉट पे एन अमाउंट लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ टू एन अफेक्टेड फैमिली इवन इफ द लैंड लॉस्ट ड्यू टू एक्विजिशन इज लेस देन 1 एकड़ और इफ नो लैंड इज लॉस्ट बाय द प्रोजेक्ट अफेक्टेड। मतलब मिनिमम आपका कितना, मिनिमम 1,000 आपको देना ही देना है, उसका जमीन जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। लेकिन 1,000 से ज्यादा जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी भूमि गई है, और वो आपका मैक्सिमम कितना होगा, तो 1 महीने में 10,000 रुपए। और 1 एकड़ के लिए अगर 1 एकड़ की भूमि जा रही है तो 1 महीने में 1,000, तो 1 साल में कितना हो गया, तो 1 साल में आपका हो गया 12,000 रुपए एनुअली। तो हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में, ये 2 साल भी याद रखिएगा कि कितने साल के बाद ये पैसा बढ़ाया जाता है। तो हर 2 साल में ये जो 12,000 है इसमें 500 रुपए की इंक्रीमेंट की जाएगी, विल इंक्रीज बाय ₹500 मींस द अमाउंट ऑफ ₹12,000 पर एनम। इस साल में कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है, तो इसमें कितना है कि 500 रुपए
बढ़ाया जाएगा हर 2 साल में। और ये जो आपका है ये कितने साल के लिए दी जाएगी? ये छूट गया था। ये आपका जो है ये कितने साल के लिए दी जाएगी? ये 30 साल तक चलेगी। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने के बाद ये एन्युइटी पॉलिसी कितने साल के लिए दी जाएगी? तो ये 30 साल के लिए दी जाएगी किसी भी प्रभावित परिवार को। अब आता है सवाल, ठीक है, कि मान लेते हैं कोई एक पर्सन ऐसा है, ठीक है, मीन्स इन केस ऑफ अ कमर्शियल प्रोजेक्ट 1%, ठीक है, मतलब कोई भी अगर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट का जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का 1% जो है, जो एनुअल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 1% जो है वो आपका क्या होगा कि दैट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर बाय द एक्वायरिंग बॉडी, किसके बीच? अमॉन्ग द अफेक्टेड फैमिली। क्या ऐसा होता है आज के समय पे? नहीं होता है, लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें कि भूमि का अधिग्रहण की गई हो तो इस भूमि से वो जो कंपनी है वो जितने भी पैसे कमाएंगे तो पूरा जो उसका एनुअल नेट प्रॉफिट होगा तो उस एनुअल नेट प्रॉफिट का जो 1% होगा, ये 1% किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? ठीक है, प्रभावित परिवारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, और जो अगर वो नहीं रहे तो उनका जो लीगल हायर है, नॉमिनी है, उनके, ठीक है, उन्हें ये चीज दी जाएगी। और ये आपका कितने दिन के अंदर की जाएगी? तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा तो उसके 3 महीने के अंदर, ठीक है, कि जो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, जो भी एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है, रिजल्ट होगा आपका, कैलेंडर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, उसके 3 महीने के अंदर ये काम कोई भी आपका कॉर्पोरेट बॉडी या कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको करना है। हालांकि ये होता नहीं है। अब इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट में जिसमें कि लैंड एक्विजिशन हुआ हो और इससे आपके लोग जो है वो अफेक्ट हुए हो, ठीक है, तो उन्हें क्या है कि आपका कुछ, ठीक है, अलाउंस दी जाएगी, मंथली सब्सिस्टेंस दी जाएगी जब तक उन्हें काम नहीं मिल रही है, या फिर वो काम अगर उस फैक्ट्री में कर रहे हैं तो भी एक मिनिमम मंथली सब्सिस्टेंस दी जाएगी। और ये जो मंथली सब्सिस्टेंस अलाउंस है ये कितना होगा, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो मंथली अलाउंस, ठीक है, ये आपका जो एग्रीकल्चर के लिए मिलने वाला जो वेज है, मतलब कोई अगर कृषि कार्य में हो तो एक दिन में उसे जितनी वेज मिलती है तो उसका 25 दिन का जो वेज है उतना पैसा मिलेगा मंथली। ये मंथली कितना होगा? तो 25 दिन का जो मंथली, ठीक है, 25 दिन का जो आपका एग्रीकल्चरल वेज है उसके बराबर एक महीने में उसे क्या, ठीक है, उतना पैसा दिया जाएगा। कितने दिन के लिए दिया जाएगा ये? तो ये 1 साल के लिए दिया जाएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब तक कि फैक्ट्री बन के तैयार नहीं हो जाती है तब तक मिनिमम इतने में वो वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके स्किल्स, ठीक है, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, काम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर दी जाएगी। लेकिन मिनिमम उनको सब्सिस्टेंस के लिए मिनिमम कितना, तो जो एग्रीकल्चरल वेज है उसके 25 दिन के बराबर सैलरी, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस दी जाएगी। अगर कोई अफेक्टेड फैमिली है जिसे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तब तो ये प्रावधान था, लेकिन कोई अफेक्टेड फैमिली है और उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, ना तो आज नहीं तो फ्यूचर में कभी, फैक्ट्री बनने के बाद भी, तो इस तरह के परिवारों को एक बार में 600 दिन का जो एग्रीकल्चरल वेज है, एक दिन का जो भी वेज है उसको 600 दिन, मतलब 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी अमाउंट होगा उतना अमाउंट उन्हें दे दी जाएगी। जो भी प्रभावित परिवार होंगे तो उन्हें 600 दिन का एग्रीकल्चरल वेज जो होगा उसके बराबर अमाउंट दे दी जाएगी। The project authority shall at their cost arrange for the annuity policy that will pay a pension for life, किसको? To the vulnerable। vulnerable के डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि कौन कौन आ रहे थे, डेस्टिट्यूट्स, ऑर्फेन्स, विडोज, ठीक है, हैंडीकैप्ड, मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, वो लोग आपके किस में आ रहे थे? वल्नरेबल के डेफिनेशन के अंदर आ रहे थे। तो अगर कोई भी इस कैटेगरी में आ रहा हो तो उन्हें मंथली पेंशन देना होगा एनुइटी पॉलिसी के तहत, कितना? 1500 रुपए। तो मिनिमम 1500 रुपए का एनुइटी देना होगा किसे? वल्नरेबल को। कौन देगा? तो ये पूरा आपका वो अथॉरिटी जो एक्वायर कर रहा है उसके द्वारा दी जाएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां से आपका पूरा का पूरा लगभग आपका पार्ट खत्म हो रहा है, 7 वाला पार्ट, ठीक है। कुछ कुछ जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अब जैसे है, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर एनी प्रोजेक्ट एट लीस्ट 1/3 ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट जो होगा, ठीक है, प्रभावित परिवारों को जो भी कंपनसेशन मिलेगा उसका लगभग 1/3 वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में मिल जाना चाहिए, और बाकी जब पोजेशन मिलेगा उस जमीन का, घर का, तो उस समय पे बाकी पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है जो मैंने बताया था 7.8 9 10, 8 9 और 10 था, जिसमें कैटल शेड, शिफ्टिंग अलाउंस
और एक क्या था आपका शॉप और गुमटी बनाने के लिए जो पैसे थे जिसमें आपका 25% क्या था, ये एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 7 के 18.5 क्लॉज में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लैंड एक्विजिशन ऑन बिहाफ ऑफ अ रिक्वायरिंग बॉडी, और इसमें अगर कोई एक शेड्यूल ट्राइब है, कोई शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी अफेक्टेड फैमिली है, ठीक है, तो दे विल गेट 25% हायर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बेनिफिट इन मॉनिटरी टर्म्स। तो उन्हें क्या है, तो 25% ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। किस किस केस में, तो सिंपली उन सारे केस में जो आपका 7.8, 7.9 और 7.10 में है, जिसमें आपका कैटल शेड था, शिफ्टिंग अलाउंस था और गुमटी और दुकान बनाने के लिए था। लेकिन जैसे घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दी जा रही थी, तो उन सारे में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं 3 में एप्लीकेबल है। इसे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो ये नॉर्मली पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अफेक्टेड फैमिलीज जो है उन्हें नॉर्मल केस से कितना ज्यादा मिलता है, तो 25% ज्यादा की मॉनिटरी बेनिफिट इन्हें दी जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब जो भी आपका एक रिक्वायरिंग बॉडी है, तो जब भी वो किसी क्षेत्र को एक्वायर करता है, वहां पे फैक्ट्री रन करती है, तो उसके पेरिफेरल एरिया जो है, उसके डेवलपमेंट की अथॉरिटी जो होती है वो उसी एरिया मींस उसी फैक्ट्री की होती है। जैसे अभी के टाइम पे अगर आप जमशेदपुर को देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो भी आपका रिक्वायरिंग बॉडी होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफिक एरिया ऑफ दैट रीजन। तो कितने किलोमीटर तक, ये सवाल बनेगा। तो विद इन 15 किलोमीटर फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द प्रोजेक्ट, की जिस जगह पे प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश की गई है, उस प्रोजेक्ट के जगह से 15 किलोमीटर का जो पेरिफेरी एरिया है उसमें, ठीक है, डेवलपमेंट काम करने का जो, ठीक है, अथॉरिटी है वो किसका है, तो जो भी रिक्वायरिंग बॉडी है वो इस काम को करेगा। जिम्मेदारी किसकी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, तो उसी एक्वायरिंग बॉडी की, ठीक है। और इसके लिए जो भी उसका नेट प्रॉफिट होगा, हर साल जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका 1% जो है वो इस काम के लिए वो सैंक्शन की मीन्स करेगा। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। तो ऑलमोस्ट समझिए हम इस, ठीक है, पॉलिसी को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपका 4, 5, 6, 7 ये सबसे असेंशियल है। अब हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर 8। अब ये छोटा छोटा है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि मान लेते हैं किसी को कोई इशू होता है तो वो अब क्या करेंगे। तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि फॉर ईच प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 और मोर फैमिलीज, की कोई भी आपका अगर इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जिसमें 100 या 100 से अधिक परिवार अगर प्रभावित है, तो राज्य सरकार, यहां एक सवाल आता है कि ये जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसको गठित कौन करता है, इस कमिटी को गठित कौन करेगा, तो इसे कौन करेगा, तो राज्य सरकार। The state government shall constitute a committee। और ये जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी है, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, एक सवाल बनेगा। तो चेयरपर्सन कौन होंगे, दी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कौन होंगे, तो दी एडमिनिस्ट्रेटर जिसको अपॉइंट की जाएगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है कि टू बी कॉल्ड द रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट कमिटी, ठीक है, ये सारा नॉर्मल सा चीज है। मेन आपको यहीं पे याद रखना है कि ये जो आपका कमिटी है गठित कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। चेयरमैन कौन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो कमेटी अब गठित की गई है, ये जो प्रोसेस फॉलो करेगी किसी भी ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा, मीन सारा जो प्रोसीड्यूर है, ठीक है, उस रिसेटलमेंट के लिए, मान लेते कोई भी ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये सारा काम कौन करेगा, ये प्रोसेस बना के कौन देगा, तो इट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बना के कौन देगा कि जो प्रोसेस फॉलो करना है, तो राज्य सरकार बनाएगी। यहां तक क्लियर है। अब आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ठीक है, तो उसमें राज्य सरकार जो है वो एक कंस्टिट्यूट करेंगे ए स्टैंडिंग रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कमेटी। इसके चेयरमैनशिप के अंदर में जो आपके उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, उसी के चेयरमैनशिप में इन चीजों को, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया जाएगा और वही पूरे चीज को मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे, सारा चीज, ठीक है, सारे इश्यूज को वही रिजॉल्व करेंगे। तो आपके स्टेट लेवल पे नॉर्मली कोई भी एक प्रोजेक्ट लेवल पे देखेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें 100 या 100 से अधिक परिवार अगर इफेक्ट हो रहा है, तो आपका एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। कंस्टिट्यूट कौन करेंगे, राज्य सरकार। अध्यक्षता कौन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। यहां तक क्लियर है। अब क्या है कि अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन के अगेंस्ट चैलेंज करना हो, ठीक है, कि जो भी अथॉरिटी है जो राज्य सरकार ने कंस्टिट्यूट की है वो जो डिसीजन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर चैलेंज करना हो, तो उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि एक ट्राइब्यूनल का भी गठन किया है, ठीक है। तो क्या गठन हुआ है, तो एक ट्राइब्यूनल किसमें है, 8.3 में। तो ट्राइब्यूनल क्या है आपका, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है। कंस्टिट्यूट किसके द्वारा की जाएगी,
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किस लिए की जाएगी? फॉर अ टाइम बॉन्ड डिस्पोजल ऑफ द ग्रीवियंसेस, कि जो भी आपके अफेक्टेड परिवार है उनको अगर कोई ग्रीवियंसेस है, कुछ अगर इश्यूज है, तो उसके लिए, उनके निदान के लिए इस ट्राइब्यूनल का गठन किया जाएगा। ठीक है, कितने मेंबर का बॉडी होगा ये ट्राइब्यूनल? तो इस ट्राइब्यूनल में आपके 3 मेंबर्स होंगे। इस ट्राइब्यूनल में आपके मेंबर्स कितने होंगे? 3 मेंबर्स होंगे, सारे जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 है। अब लास्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर 9, जो आपका क्या है? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कि पूरा जो प्रोसेस आपका चल रहा होगा, तो पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कुछ लोग होंगे। तो यहां पे एक सवाल आएगा, आता है, या फिर पूछ सकते हैं कि स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, इसे कंस्टिट्यूट कौन करते हैं? तो ये पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तीसरा सवाल हो सकता है कि ये इसकी बैठक साल में कितने बार होती है। तो ये पूरा आपका यहीं पे मिल जाएगा इसी में। तो ये जो आपका स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो है, इसे कौन करेगी? ठीक है, तो ये एक स्टेट लेवल का है, और इसे कंस्टिट्यूट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट जब करती है, तो ये इसकी जो अध्यक्षता होती है, इसकी अध्यक्षता आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन बनाता है। तो जो स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट है, इसके अध्यक्षता, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये जो आपका काउंसिल है, जो आपका मॉनिटर करने का काम करता है, तो इसकी साल में कितनी बार बैठक होती है? तो इट शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2। इस मॉनिटर, अब आपका क्या होता है कि ये तो आपका स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन है, राज्य स्तर पर है। इसके अलावा आपका एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या है? यहां पे आपका हेड कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर। अब यहां पे आपके मेनली ब्यूरोक्रेसी आएंगे। तो जो मॉनिटरिंग कमेटी है, इस मॉनिटरिंग कमेटी को राज्य सरकार गठित करेगी स्टेट लेवल पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। तो ये नाम याद रखिएगा, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एंड स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। यही बस ये नाम आप याद रखिएगा तभी होगा। तो जो आपका स्टेट लेवल काउंसिल है, बस ये याद रखिए कि जो काउंसिल बनाई जा रही है, ठीक है, इस पॉलिसी के लिए, उसे हेड कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर। और जो आपका कमिटी बनाया जा रहा है, मॉनिटरिंग कमिटी, तो इस मॉनिटरिंग कमिटी को हेड करते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, इट इज चेयर्ड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, ये किसे, इनके द्वारा चेयर की जाती है? डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, और इसके, इस कमिटी में इसके अलावे और भी मेंबर्स होते हैं। ये सारे मेंबर्स हैं आपके, ये सारे मेंबर्स आपके इस कमेटी में रहते हैं। ठीक है, ये सारे। इसके अलावा अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अगर इन्वॉल्व होंगे, तो उस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इस प्रोजेक्ट में आपके, मतलब इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए, जेपीएससी एग्जाम्स के पर्पज से जो आने वाली है, तो इस पॉलिसी में जितने भी फैक्ट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, कोशिश किया है मैंने कि उन्हें इसी आपके एक वीडियो में क्लब कर दी जाए। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बाहर कोई भी फैक्ट्स आपका एग्जाम पर्पज से नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जाम।